नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। आप रोज उनसे मिलते हैं, बहुत स्वागत सर आप सभी का। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक घटना हुई, कल से लेकर पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि वो मामला क्या है। न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बना करके रखा जाना, जिसमें दिल्ली, कोलकाता का हाईकोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश रात के 2 बजे तक जिस मामले को लेकर के जगे रहे और जब तक वो लोग सुरक्षित वहां से भीड़ के चंगुल से नहीं निकाल लिए गए, तब तक चीफ जस्टिस भी पूरा अपडेट लेते रहे। इस घटना में जो हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ये अपडेट, लेकिन ये घटना इतनी बड़ी है कि ये इस पूरे चुनाव का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन सकती है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये जब आप नेताओं के बयान सुनेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बाकी मेहमानों से बात करेंगे। पहली बात तो ये कि इस पूरे मामले की जांच अब चुनाव आयोग ने एनआईए को दे दी है। एनआईए हमारे देश में आतंकवादी मामलों की जांच करता है। मांग हुई थी, चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया था कि ये सीबीआई या एनआईए को दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने एनआईए को चुना कि इसकी जांच एनआईए करेगी। तो क्या इसमें कोई और एंगल भी है कि कोई और डायमेंशन है, क्यों सीबीआई की जगह एनआईए को दिया गया? थोड़ी देर में एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचने भी वाली है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस अब जागी है। इस मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार लोगों में एक आईएसएफ का कैंडिडेट है मौलाना शाहजहां अली। ये व्यक्ति आईएसएफ वो है जो फुरफुरा शरीफ, जो वहां पर एक गद्दी है, जो जहां पर काफी लोगों की आस्था है, वहां पर उस जगह के उसके जो उन्होंने जो पार्टी बनाई है उसके ये कैंडिडेट थे। उधर एआईएमआईएम का नेता और इस पूरे बंधक कांड का जिसको मुख्य आरोपी माना जा रहा है, जिसका नाम है मुफरिकुल इस्लाम, वो व्यक्ति जो है पेशे से वकील है, वो भाग रहा था और उसको बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जिसको आपने गाड़ी की छत पर बैठकर खड़े होकर के भाषण देते हुए देखा, ये वो व्यक्ति है। अब ये कहीं भाग रहा था पुलिस से, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है, धर दबोचा है। मुफरिकुल इस्लाम पर आरोप है कि उसने ही ये मालदा के कालियाचक में वीडियो दफ्तर में एसआईआर के नाम पर लोगों को भड़काकर उस वीडियो दफ्तर का घेराव कराया। उसके बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें वो नारेबाजी करता दिख रहा है, कहने लगा हम रोजे वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम यहाँ बैठे हैं, जिसको आना है यहाँ पर आ जाए। वो डीएम एसपी सबको चुनौती दे रहा था। पिछली बार 2021 के इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में ये इटाहार से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आईएसएफ से भी जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद उसने भी एक वीडियो जारी किया है और उसने ये बताया है कि क्या हुआ और वो क्यों वहाँ उस जगह मौजूद था और उसकी फिर गिरफ्तारी भी हुई। এসআইআর এর নাম করে যে সমস্ত মুসলিম মানুষদের ডিভোটার করে দিয়েছে বা ডিলিট করেছে, যাদের নাম হয়নি, তাদের আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গিয়ে, যদিও ওই আন্দোলনটা আমি করিনি, আমি কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিলাম, ওই আন্দোলনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে বক্তব্য দেওয়ার কারণে আমার জন্য কোনো জজ সাহেব অ্যারেস্টও ছিল না আর আটকও ছিল না। আমি ন্যাশনাল দিয়ে আসছিলাম আর ঘটনা ঘটেছে মোথাবাড়িতে, তার জন্য অ্যারেস্ট হলাম আর কি। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মামলার কাজে যাচ্ছিলাম ওইখান থেকে। এখন বাগডোগরা থেকে বাগডোগরা থানায় যাব, থানা থেকে তারপরে হয়তো মালদা বা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবে। মানে বেশ কিছু দিনের জন্য আপনাদের কাছ থেকে চলে গেলাম। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। আর এই যে ভোট, নিশ্চয়ই নিজের নাম উঠাতে যা যা করা প্রয়োজন তা করতে হবে। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। वो बता रहा है मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा, लेकिन अपने नाम आप जुड़वाते रहिएगा। अब इसमें 2-3 कैरेक्टर सामने आ चुके हैं। मालदा बंधक मामले में जिन 35 लोगों को अरेस्ट किया है उसमें सबसे बड़ा नाम तो यही है, मुफक्किरुल इस्लाम, आईएसएफ का। इसके अलावा एक जो उम्मीदवार है वहां का शाहजहां कादरी, वो भी अरेस्ट है। और जिन 3 लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूं उसमें पहले तो एआईएमआईएम का ये व्यक्ति जो बागडोगरा से अरेस्ट हुआ, जिस पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। दूसरा शाहजहां कादरी, जिस पर न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का आरोप है। और एक तीसरा नाम भी है, ये टीएमसी का नेता है और बंगाल सरकार के मंत्री सबीना यास्मीन है, इनका भी नाम इसमें आ रहा है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ अब लाइव हैं इस वक्त, और मनीष ने इस मामले में जितने भी लोगों के, पार्टियों के नाम आए हैं उन सबसे संपर्क किया है। खास तौर पर ये जो फुरफुरा शरीफ है, इसके जो गद्दी नशी हैं पीरजादा अब्बास, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, और उनके आईएसएफ से जुड़े होने की इस व्यक्ति की बात आ रही है जो भागा था, तो उनका इस मामले में क्या कहना है? सबने फुटबॉल बना दिया है इसको मनीष,
बीजेपी कह रही है टीएमसी ने कराया, टीएमसी कह रहे हैं ओवैसी ने कराया, अब इसमें आईएसएफ का भी नाम आ रहा है, आईएसएफ कह रहा है ये ममता और बीजेपी की साजिश है। तो क्या आपकी अभी तक की बातचीत में क्या निकला? ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वहां लाने वाला कौन था, इनका इरादा क्या था? और खास तौर पर ये फुरफुरा शरीफ वालों से अभी आप बात कर रहे थे, मैंने देखा, उन्होंने क्या बताया? देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त फुरफुरा शरीफ में ही मौजूद हूँ और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी जो कि यहाँ के गद्दी नशीन हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है काफ़ी देर तक के। उन्होंने साफ कहा है कि ये जो इलाका है, यहाँ पर जो उनके आईएसएफ के कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। पहली चीज़ वो कह रहे हैं कि उन्होंने अगर कोई तकरीर की हो, कोई वीडियो हो, तो उस विषय में बात करना ज़रूरी है, उस विषय में जाँच भी की जा सकती है। लेकिन वो ये संदेह जता रहे हैं कि मुस्लिमों को भड़काकर एसआईआर के नाम पर इससे जिस पार्टी को फ़ायदा ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप अंदेशा लगा लीजिए वही हो सकता है। उसके बाद दो शख्सियत का नाम इन्होंने लिया, एक नजरुल और एक शबीना। ये दोनों टीएमसी पार्टी से जुड़े। इनका कहना है कि इन दोनों ने पहले रहकर यहाँ पर तकरीरें की, लोगों को वहाँ पर एकजुट भी किया था और उसके बाद ही यहाँ पर हंगामा फसाद हुआ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इससे फ़ायदा किसको मिल सकता है। दूसरी बात उन्होंने मुफक्किरुल इस्लाम के लिए कही है कि मुफक्किरुल इस्लाम 2017 में इनके साथ एसोसिएट ज़रूर हुआ था, लेकिन उसने जिस लेवल पर फ्रॉड किया और जिस तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। वो कहीं भी किसी के साथ भी जुड़ सकता है, चाहे वो हमारे साथ हो, चाहे वो एआईएम के साथ हो, चाहे वो टीएमसी के साथ हो, किसी के साथ भी। इसलिए इस बात को कहना कि मुफक्किरुल इस्लाम को या आईएसएफ किसी तरीके से उसको प्रमोट कर रही है, ये पूरी तरीके से गलत है। जांच हो जानी चाहिए। वहाँ पे जब जिस समय भड़काऊ भाषण दिए गए वो कौन थे, उसकी वीडियोग्राफी हो जाए तो इनको पता लग जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ से फुरफुरा शरीफ से एक बात ज़रूर कही है, ये लगातार कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर जो नियम कानून जो कहता है उसके आधार पर ही मुसलमान चलें। ये मैं अपनी गद्दी पर भी बैठ के कह रहा हूँ और जहाँ कहीं भी मेरी इस तरीके की सभा होती वहाँ पर भी कह रहा हूँ। लेकिन इस बीच अगर एसआईआर के नाम पर कोई मुस्लिमों को भड़का रहा है तो ये सिर्फ उसमें राजनीति हो रही है और यही मालदा में हुआ है। और उसी के बाद ये इतने बड़ा घटनाक्रम हुआ, हंगामेबाजी हुई। लेकिन इसमें सिर्फ आईएसएफ का नाम इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि आईएसएफ कहीं ना कहीं फुरफुरा शरीफ, ये आईएसएफ की बात हो गई। मनीष, एआईएमआईएम का क्या एंगल है इसमें? और देखिए एआईएमआईएम तो अभी फिलहाल कुछ भी कहने को ही तैयार नहीं है। इमरान सोलंकी जो कि यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट, उनसे हमारी बातचीत हुई है, बात भी की है। हालांकि रघुनाथपुर से उनको सीट भी मिल गई है चुनाव। वो ये कह रहे हैं कि हम तो इसको जानते ही नहीं हैं। तमाम तस्वीरें हैं, तमाम उसके साथ फ़ोटोज़ हैं, इस बात की गवाही कि 2021 में वो एआईएम की सीट से चुनाव भी लड़ा था। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई इस तरीके की बातें नहीं कही गई कि मुफक्किरुल इस्लाम वहाँ पर जाए, क्योंकि मुफक्किरुल इस्लाम ने कुछ देर पहले जो सफाईनामा दिया उसमें ये कहा है कि वो अलीपुर द्वार से कोलकाता की तरफ जा रहा था और चूँकि एसआईआर का एक आंदोलन चल रहा था उसमें उसने अपनी एक बात रखी है, लेकिन उसकी वजह से ना कोई अरेस्ट हुआ, ना ही वहाँ पर किसी को बंधक बनाया गया। वो सफाई देने की कोशिश कर रहा था। एआईएमआईएम भी पलड़ा झाड़ रही है, आईएसएफ भी पलड़ा झाड़ रही है। टीएमसी के ऊपर आरोप लग रहा है, टीएमसी कह रही कि आईएसएफ एआईएम ने कराया है। कुल मिलाकर मुस्लिम वोट पर सबकी नजर है और ये समझ रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो कोई भी बयानबाजी करेगा उसके पक्ष में या विपक्ष में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जा सकते हैं। ठीक, मनीष बहुत शुक्रिया आपका। और जिस जगह पर ये सब कुछ हुआ, ये एक्चुअली मोथाबाड़ी इलाका है। यहां पर एमआईएम ने अपना कैंडिडेट आज डिक्लेयर भी कर दिया, एडवोकेट मोहम्मद मुस्तहिद हक। तो एमआईएम का यहां चुनाव लड़ रही तो मतलब कुछ है, बेस है कुछ, तो इसलिए एआईएम का नाम यूं ही नाहक नहीं लिया जा रहा है। और अब तो सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी ने खुलकर आके कह दिया, ये सब कुछ उन्होंने कहा बीजेपी और एक हैदराबाद से बुलाया है, इन्होंने हैदराबाद वाले को बुलाया है, इन्होंने ये हिंसा करवाई है, ये यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। मैं मुसलमानों से कहूंगी कि आप दंगे में मत फंसिए, ऐसी जगहों पर मत जाइए, नहीं तो आपका नाम इसमें डाल करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। वो खुलकर हैदराबाद वाले वो बार बार कह रही हैं और कह रही हैं ये सब कुछ साजिश है राष्ट्रपति शासन लगाने की। কালকের একটা ঘটনা সব ঘটনাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানি না কারা এটা করেছে, প্ল্যান করে করেছে ডেফিনেটলি। আমি তো নিজেই কিছু জানি না। আমার খুব মনে হচ্ছে একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কেউ আমার সাথে নেই, সবটাই কেড়ে নিয়েছে। এবার ওরা ইলেকশনটা বাতিল করার চক্রান্ত করছে। একটা ঘটনা নিয়ে বলে দিচ্ছে সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ। একটা ঘটনা আপনারা বানাবেন আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে। এটা কেন হবে, কেন হবে, কেন হবে?
বিজেপির এটা গেম প্ল্যান জেনে রাখবেন। এখানকার নির্বাচন ক্যান্সেল করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা। আপনারা কি সেটা চান? না আপনারা শান্তি চান? আপনারা বাংলায় থাকতে চান? আপনারা তৃণমূলের সরকার চান? আপনাদের ঠিক করতে হবে। বিজেপির মধ্যেও কমিউনাল লোক আছে, আপনাদের এখানেও কিছু কিছু কমিউনাল লোক ঢুকেছে যারা বিজেপির টাকায় হায়দ্রাবাদ থেকে উড়ে এসেছে আর এখানে টাকা নিয়ে আপনাদের ভোট ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে। রক্ষা করুন বাংলাকে, মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করুন, নিজেদের অধিকার রক্ষা করুন। ममता बनर्जी के इस बयान से दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात तो उनको पता लग रहा है कि इस इंसिडेंट ने या इस घटना का जो है असर लोगों के मन पर होगा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को भेजा है उनको बंधक बना सकते हैं तो आप मानिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या हालत है। दूसरी बात, उन्होंने आज सर्टिफाई कर दिया ये बयान देकर के कि AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी दे हैव अराइव्ड इन बंगाल, वो बंगाल पहुंच गए हैं और बंगाल में उनका कुछ है। ममता बनर्जी क्यों भाव देंगे हैदराबाद वाले को नहीं तो इस चुनाव में, लेकिन उनको यह बात कहनी पड़ी। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस एक घटना में उतना दम है कि इस चुनाव को जिस भी दिशा में ये जा रहा है या तो दिशा पलट दे या उसकी दिशा को, उसकी रफ्तार को और तेज कर दे। त्रिपाठी जी, ये सब कुछ जो हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो जो कहा है कि आप सब पॉलिटिकल है, हमने इतनी पोलराइज स्टेट कभी नहीं देखी। एडवोकेट जनरली पॉलिटिकल बातें कर रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। मैं रात को 2 बजे तक जगा हुआ था। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए था। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के बयान ने बता दिया। सुओ मोटो उनको लेना पड़ा क्योंकि उनके खुद के जजेस फंसे हुए थे और जो कल भी आपने कहा कि ये तो जज फंसे हुए थे। लेकिन जरा इसके दूसरे पहलू की कल्पना कीजिए, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में कैसे जो काम करने वाले लोग हैं वो डर के काम करते होंगे, कैसे जिन बूथ पर टीएमसी के अलावा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता होगा वहां कैसे जाके धमकियां दी जा रही होंगी, उनके बाकायदा वीडियोस भी आ रहे हैं। और अगर कोई भीड़ मोटा मोटा 3:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, यानी इतने लंबे समय तक अगर किसी एक वीडियो ऑफिस को घेर कर रख लेती है तो जरा आप सोचिए कि वहां हो क्या रहा है। और इसको यूं नहीं देखना चाहिए, मुर्शिदाबाद और मालदा 50% प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन वाले जिले हैं, ये ध्यान में रखिए। 27% तो 11 की जनगणना में पूरे प्रदेश का था, ये 70 और 55-60% वाले जिले हैं। यहां पर जिस तरह से ये सब हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो लोग कुछ भी करते हैं, वहां जो मशीनरी है, जो पुलिस प्रशासन है, वो बिल्कुल असहाय रहता है। और जरा इसकी कल्पना आप कीजिए कि वो जब छुड़ा भी लिए गए रात को 2 बजे के आसपास, तो क्या होता है, वो जिस गाड़ी से अपने अपने, वहां घर तो नहीं है, गेस्ट हाउस गए, मालदा जाना था उनको, उस पर भी उनको पत्थर मारा गया, लाठी डंडे चलाए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि डर नहीं है उनको। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात की जाए। और जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, डिफाइनिंग मोमेंट, मुझे लगता है कि बंगाल क्रांति अब होना तय दिख रही है। अब वो डर भय कितना हटाकर हो पाएगी, लेकिन अब मुझे उस राह पर जाता हुआ बंगाल दिख रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण इसका दिखाता हूं, बंगाल के लोगों का आपको एक मिजाज जो है वो समझ में आएगा। बंगाल के एक पत्रकार हैं, इनका नाम है सुरजीत दासगुप्ता। तो पहले सुरजीत जी को मैं इसका क्रेडिट दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने बातचीत की थी, मैं उसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहा हूं। रैंडमली इन्होंने एक हिंदी व्यक्ति, हिंदी बोलने वाले एक मुस्लिम शख्स हैं, कैब ड्राइवर हैं, बंगाली हैं, लोकल हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया भी कि मैं यहीं का रहने वाला हूं, यहीं मैं पैदा हुआ। हिंदी बोलते हैं लेकिन अच्छी वो। और वो बता रहे हैं कि माहौल इस वक्त क्या है चुनाव का। ये उन्होंने इसमें ISF, AIMIM, हुमायूं कबीर, सारे फैक्टर्स की बात की। एक आम मुसलमान वहां का क्या सोच रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा, साहब देखो मैं गाड़ी चलाता हूं, टैक्सी चलाता हूं, मेरी सीट पर बैठ के हर आदमी हर टाइप की बात करता है, इसलिए मुझे मालूम है कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि आप 80% हिंदुओं के बीच में अगर आप जाएंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि बीजेपी जीत रही है। मतलब उनका कहना है हिंदुओं में 80% भावना यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। वहीं अगर आप मुसलमानों में चले जाएंगे तो वहां ज्यादातर मुसलमान आपको यह बताएंगे कि टीएमसी आ रही है। लेकिन असलियत इसके कहीं बीच में है। असलियत इस बार यह है कि मुसलमान अब ममता बनर्जी के अलावा दूसरी तरफ देखना शुरू कर चुका है। उन्होंने कहा यह हुमायूं कबीर, ISF, इन लोगों का जोर अगर दिख रहा है और उनका मानना है कि है, उन्होंने कहा यह वोट बटेगा, मुसलमानों का वोट बटेगा।
फिर उन्होंने नाराजगी की बात की कि पूछा कि आपको ममता से क्या नाराजगी है। उन्होंने कहा कि हमको भी हर किसी की तरह सड़क, पानी, शौचालय, यही सब चीजें चाहिए होती हैं, और अगर उसमें करप्शन होने लगे, वो मुझे ना मिले, तो मैं क्यों दूसरी ओर नहीं जाऊंगा। मैं किसी का बंधवा नहीं हूं। वजह क्या है कि ममता बनर्जी की तरफ से काफ़ी लोगों को तकलीफ हुआ है और जो एक क्रेज़ था उनका वो घट रहा है, पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। लेकिन अब लोग दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं। जैसे अभी बंगाल में एक नई पार्टी हुमायूं कबीर की बनी, ओवैसी साहब की एंट्री हो गई, प्लस नौशाद सिद्दीकी पहले से हैं। तो ये 3 एम फैक्टर अगर एक जगह इंडियन सेकुलर फ्रंट जी, जिसको नौशाद ISF सिद्दीकी कहते हैं, नौशाद सिद्दीकी उनके चेयरमैन हैं। तो ये 3 एम अगर एक जगह हो जाए, TMC एक जगह, BJP एक जगह, तो यहीं पर 3 जगह वोट बटेगी। तो ये फैक्टर जो है मुसलमानों को अब नजर आने लगा कि हम लोग जो आंख बंद करके ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, ममता बनर्जी के तरफ से कहीं ना कहीं धोखा महसूस किया, तब जाके वो लोग एम फैक्टर के तरफ, माने ओवैसी साहब, हुमायूं कबीर और नौशाद की तरफ देखना शुरू किए और उनके तरफ जाना शुरू किया। सर, ये एक रैंडम बयान था, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि ये कोई जो इन्होंने कह दिया वही होने जा रहा है, लेकिन ये जो भावना इन्होंने बताई, आपको लगता है कि ये एक्चुअली है बंगाल के अंदर? नहीं, इनसे ज़्यादा ममता जी ने जो बयान दिया ना, उससे समझ में आता है कि उनको चिंता है कि मुस्लिम वोट बट रहा है। जैसे आपने भी उसका जिक्र किया कि ओवैसी साहब का वो याद कर रही हैं, तो ओवैसी साहब को याद करने का मतलब कि उसकी चिंता है कि क्या मुस्लिम वोट बटेगा। वो ये जो ड्राइवर साहब है वो कहाँ से हैं, मुर्शिदाबाद से है, तो हो सकता है कि कोलकाता के हैं? कोलकाता के हैं, तो कोलकाता में तो फिर भी पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा हो सकता है। मुझे उतना नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैक्टर हुमायूं कबीर और ओवैसी बनेंगे। वो जितना वोट कर सकते हैं 2-4-5 सीट पे, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मुर्शिदाबाद को और कोलकाता में कुछ सीटों पर कुछ काम कर पाएँ। कोई बहुत बड़े फैक्टर के तौर पे मैं आज भी नहीं देखता। लेकिन यदि ममता जी की बात करें तो उससे ज़्यादा उनको चिंता लग रही है और वो समझ रही है कि मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। और मुस्लिम वोट अगर बटा, जो पिछली बार 80%, 79%, 75% मिला था ममता जी को, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल उनकी बढ़ सकती और है। दूसरी बात ये कि ओवैसी और हुमायूं कबीर बंगाल की, बिहार की तरीके से कोई 25-30 सीट नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, इस वक्त तो लगभग 200 के करीब सीट लड़ रहे हैं। लेकिन वो 200 सीटों पर ये होगा ना कि कोई बहुत मतलब वोट में कितना नुकसान कर पाएंगे। Yes, जितना भी हो। ममता जी का नुकसान कर पाएंगे। जीत तो नहीं रहे हैं वहाँ पर वो कोई 200 सीटों पर, लेकिन कितना नुकसान कर सकती है। लेकिन मैं सर, वो जो घटना हुई है ना, वो महत्वपूर्ण घटना है। उस पर भी मालदा की घटना, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घटना को कोई को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब ये ममता जी कर रही है कि बीजेपी कर रही है कि MIM कर रही है, उन सबको सामने आकर कहना चाहिए था कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे इस बात को। अब आप देखो पॉलिटिक्स सर किस लेवल पर है, लेकिन आप अंदाजा इसका लगाइए। बीच आपको मालूम है बीच में ये शुरू किया था ममता जी ने कि ये मछली भात बंद कर देंगे, नॉनवेज खाना बंद कर देंगे, बीजेपी वाले आ गए। बीजेपी वालों को अभी इसका डर लगा, वो जगह जगह माछ भात के स्टॉल लगा दिए उन्होंने और मछली लेकर प्रचार करना शुरू कर दिया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल कहा था जब वो शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में गए थे कि डरना मत, इस बार TMC के किसी गुंडे का कोई जोर नहीं चलेगा, खुलकर आप फ्री होकर के मतदान कीजिए। और उन्होंने कहा मैं 15 दिन यहीं बैठा हूं, मैं 15 दिन बंगाल के चुनाव में अब यहीं रहूंगा। इसका जवाब आया TMC की तरफ से सर, बड़ा मजेदार। और अब ये भी डर है, ठीक है। TMC क्या कह रही है, अमित शाह जी ने कहा है कि वो 15 दिन बंगाल में रहेंगे, अच्छी बात है। बंगाल अपने मेहमानों का, अपने टूरिस्ट का स्वागत करता है खुली हाथों से। आप यहां, आपका जितना मन करे आप यहां पर रहिए, लेकिन हमारे ये खास पकवान खाना मत भूलिएगा। इससे चूकी मतलब भूल ना जाए। हाँ। ये पकवान जरूर खाएं। मुरी घोंटो, पपदा माछेर झाल, इलिश भापा, चिंगारी मलाई करी, भेटकरी पटूरी, कोशा मैंगशो। मतलब मुझे तो लगा कि ये सारे जो है वो नॉन वेज डिशेस जो है, मछली से ज्यादा, ठीक है, वो नीचे जो है उन्होंने डाले कि ये आइए और आप ये खाइए। तो अब इसका मतलब क्या, आप अमित शाह नॉन वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन आदमी, बिल्कुल आप कह रहे हो आप आओ लेकिन नॉनवेज खाओ, खा के दिखाओ यहाँ पर। मतलब आप वो ये साबित करना चाह रहे हैं बाहर वाले जितने आ रहे हैं, हाँ। ये सब तो बिल्कुल वो हैं सनातनी, उस टाइप वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने बंगाल को लेकर एक बात कही थी कि बंगाल की लड़ाई इस बार हमारे लिए सभ्यता की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि वो एकदम सही उन्होंने कहा था कि इस बार उन्होंने जो कहा था कि बंगाल को, देश को अगर बचाना है तो बंगाल को इस बार बचाना होगा, जीतना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। और जिस तरीके से मालदा का पूरा मामला हुआ है, फुलफुरा का जो मामला हुआ है, किन किन लोगों के नाम आ रहे हैं, कौन लोग हैं वो,
नाम बता रहा है, उनका पार्टी से एसोसिएशन बता रहा है, वो एएमएम से जुड़े, वो एसएफआई से जुड़े हुए हैं। एक तो ममता बनर्जी की पार्टी के मंत्री भी उसके अंदर शामिल है, और वो जो लोग और जो एसआईआर किया जा रहा है, ये बता रहा है कि एसआईआर वहाँ होना कितना जरूरी था। वो किस तरीके से चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के तमाम विरोध अवरोध के बाद किस तरीके से वहां पर एसआईआर किया, और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा एसआईआर को लेकर। और अब समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी एसआईआर का इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रही थी, क्यों ममता बनर्जी काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर रोकने के लिए चली गई थी। क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी कि उसका वोटर इस एसआईआर के अंदर कटेगा, और जिन न्यायिक अधिकारियों को 8 घंटे बंधक के बना के रखा, उसमें वो कौन लोग थे। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है सीजीआई की, वो ये बता दे कि इसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली कैसा रहा है, किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया, मुझे तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने फोन पे बताया तक नहीं कि ये हो रहा है, ये सब तो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी ममता बनर्जी कहने की स्थिति में है कि उनको लग रहा होगा कि भाई चुनाव आयोग के हाथ में, जबकि ममता बनर्जी के हाथ में जब सत्ता थी, ममता बनर्जी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था, तब क्या ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसी का काम रोकने के लिए नहीं गई थी फाइल लेने के लिए? यही ममता बनर्जी कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ धरने पर बैठ जाती है, तब क्या ममता बनर्जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर काम हो रहा है तो करने दीजिए सेंट्रल एजेंसीज को? 8 तारीख को बुलाया है सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जवाब देने के लिए। तो इसमें एक और चीज जोड़ दूं मैं राजकुमार जी, एक ये जो ईडी ने रेड वेड की ना अभी आईपैक के दफ्तरों पर, तो उन लोगों ने, उनको समन किया गया, उनको दिल्ली बुलाया गया, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट गए समन के खिलाफ आईपैक वाले। वहां ईडी के वकील ने यह कहा है कि कोलकाता में ईडी और सीबीआई के दफ्तर सेफ नहीं है, ये हमारे रिकॉर्ड वहां से उठा के ले जाएंगे, इसीलिए हमने इनको दिल्ली बुलाया है, कोलकाता में इनकी तफ्तीश नहीं हो सकती। ये दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी कह रही है। देखिए, आईपैक की रेड के दौरान जो कुछ हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की पहले, और जब मालदा में हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, सीधा सा मतलब उसका सरल शब्दों में समझें तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है बंगाल में। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। निश्चित रूप से अगर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है तो राष्ट्रपति शासन लगने का बड़ा तार्किक और संवैधानिक आधार बनता है। अब तो सर लेकिन ये चुनाव के दौरान की बात है, और राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब होता है कि ममता बनर्जी के हाथ में आप विक्टिम कार्ड और दे देते, तो वो स्थिति तो नहीं है। फिर भी एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह की घटनाएं हम आए दिन देख रहे हैं, जैसे अभी बताया कि जिन 3 लोगों के नाम इसमें आए हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पॉलिटिकल एसोसिएशन साफ बता रही है कि अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए पूरी कवायद चल रही है। और इसमें हिस्सेदारी किस किस की है? बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी को मिलता है, इसलिए उनकी चिंता बहुत ज्यादा है। तकनीकी रूप से कहना सही हो सकता है ममता बनर्जी का कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो बदला है, सीट्स के कुछ अधिकारी बदले हैं, नीचे का ढांचा अभी भी वही है, और उनकी निष्ठाएं किसके साथ है, कैसे हैं, वो हम अतीत में भी देखते रहे। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में जो बहुत सारे लोग पहले भी कहते रहे हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना और बिना हिंसा के चुनाव कराना, मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी इस बार। हर बार होती है, इस बार शायद ज्यादा बड़ी चुनौती साबित होगी, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए एक आत्मविश्लेषण की घड़ी भी है कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में या राजनीतिक धड़ेबंदी में किस हद तक पहुंच गए। अब मैं आपसे जिस सीट का जिक्र कर रहा था जहां ये सब कुछ हुआ जी, अमित शाह का 15 दिन कैंप करने का जो ऐलान है, बीजेपी के वर्कर्स के लिए वो बहुत मोरल बूस्टर है, और उनको ये लगता है कि अब कम से कम कोई भी ऐसी घटना होने लगी तो जो क्विक रिएक्शन होता है, तुरंत एक्शन हो जाता है, तुरंत एजेंसीज एक्टिव हो जाती है, वो काम हो सकेगा। मैं आपको ये बोथाबारी सीट जो मालदा वाली है जहां ये सारा हंगामा हुआ उसके बारे में बता रहा था, वहां अब कैंडिडेट्स के नाम आ गए हैं। टीएमसी ने अपना कैंडिडेट पिछला वहां रिपीट नहीं किया, इन्होंने नजरुल इस्लाम को टिकट दिया है। 2021 में सबीना यास्मीन, जिनका भी नाम हमने चलाया ना, वो यहां से चुनाव, सबीना यास्मीन वो ये चुनाव जीते थे। आईएसएफ ने शाहजहां कादरी को मैदान में उतारा है, और एआईएमआईएम ने इस सीट से कैंडिडेट दे दिया है। मतलब अब यहां पर आप सोचिए, ये इसके अलावा यहां कांग्रेस का भी उम्मीदवार आएगा, बीजेपी का होगा, कि कितनी कॉर्नर फाइट है मुसलमान वोटों के लिए, तो सीधे सीधे ये लेफ्ट का भी आएगा, फाइट जो है, लेफ्ट का कैंडिडेट भी आएगा। ओंकार सरकार मालदा से इस वक्त हमारे यहां जुट गए। इतना तो साफ दिख रहा है ओंकार की ये मालदा में भी जो कुछ हुआ और जिस तरीके से यहाँ एआईएम और आईएसएफ का नाम लिया जा रहा है, सारी लड़ाई ये मुस्लिम वोटों को घेरने की है, और ये जो घटना हुई ये उसी का नतीजा था।
हाँ देखिए, मुसलमान वोट इकट्ठा करना इस वक्त आईएसएफ की तरफ से भी किया जा रहा है, इसके साथ साथ एमआईएम की तरफ से भी किया जा रहा है। और उस दिन जो घटना हुई, यानी कि बुधवार दिन को जो घटना हुई, उस घटना स्थल पे इस वक्त हम लोग मौजूद है। मैं सौरभ थोड़ा सा विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये मोथाबाड़ी इलाके का ये बीडीओ दफ्तर है और इसी दफ्तर के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर फंसे हुए थे लगातार शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक। हम ये इस वक्त इस बीडीओ ऑफिस के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी लोगों का नाम अंडर एडजुडिकेशन में था उन सभी का नाम इस लिस्ट जो है वो लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसी जगह पे लगातार 7 जो जुडिशियल ऑफिसर थे वो यहाँ पर अपने काम कर रहे थे और काम के दौरान ये पूरी घटना हुई, ये पूरी वारदात हुआ। जब लगातार उनको निकालने की यहाँ से कोशिश किया जा रहा था तो ये जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो गेट है, इस गेट से उन्हें निकालने नहीं दिया जा रहा था और इस जगह पे हजारों तादादों पे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से निकाला नहीं जा सका। इसके अलावा और एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा मैं सौरभ। ये जो लकड़ी का बना हुआ है, इस चीज को भी इसी सामने पे लाया गया था ताकि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर वो अंदर से बाहर ना आ पाए, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्लान पूर्वक ये पूरी वारदात किया गया। और उसके बाद जैसे कि देखा गया कि अमूमन 5 से 5:30 बजे के बीच उन 7 जजों का काम पूरा हो चुका था और वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। लगातार पुलिस से संपर्क में थे कि बाहर में काफी सारे भीड़ इकट्ठा हो गया है, हमें निकालना है। लेकिन जैसे कि देखा गया कि पुलिस की तरफ से उन्हें इस जगह से रिकवर करने में लगभग 12 बजे गए। तो ये तो सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि पुलिस इतनी देर तक कर के सबसे बड़ी बात तो यही है, आपने भी जैसे बताया वो सारे अफसर पुलिस को कांटेक्ट कर रहे हैं, ना डीएम पहुंच रहा है मौके पे, ना स्थानीय पुलिस पहुंच रही है, थोड़ी चंद मीटर पर पुलिस थाना बताया जा रहा है। यहां से असम में क्या हो रहा है हमने कल भी आपको दिखाया था। राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी, असम के और केरल के चुनाव में खास तौर पर जाकर के वो बात कर रहे हैं मोदी और ट्रंप की। प्रियंका जी बात कर रही है मोदी और नेतन्याहू की कि ये नेतन्याहू के कहने पर चलते हैं। अब राहुल गांधी का एक बयान छूट गया था आपको दिखाना, ये आप जरा लेकिन देखिए और फिर हम लोग ये बात कर लेंगे कि राहुल जी क्या डिविडेंड सोचते हैं कि ऐसे बयान से उनको मिलेगा, ऐसे इस बयान से उनको क्या फायदा हो सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप कंट्रोल करते हैं मोदी को, कोई नई बात नहीं, बार बार कह चुके हैं। आज इसमें एक नया डायलॉग बोला, उन्होंने कहा अगर ट्रंप कहेगा मोदी जंप तो मोदी जी पूछेंगे सर कितना ऊंचा जंप करना है, वो कहेंगे मोदी वहां चले जाओ तो मोदी वहां चला जाएगा, क्योंकि वो ट्रंप जानते हैं कि मोदी ने क्या क्या काम किए हुए हैं और इसीलिए वो जो ट्रंप कहता है वो करते हैं। लेकिन अंदाज बदला था राहुल गांधी का बताने का, यही बात कहने का। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि जंप मारो, नरेंद्र मोदी पूछेगा कितना ऊंचा और फिर जंप मारेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया उधर जाओ, नरेंद्र मोदी उधर जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा घुटने टेको, नरेंद्र मोदी घुटने टेकेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नरेंद्र मोदी का भविष्य है। मेरे मन में केवल एक सवाल है त्रिपाठी जी इसके बाद पूछने का, ये बयान जो लोग वोट डालने जिस दिन पोलिंग बूथ पे जाएंगे और वो बक्से के सामने खड़े होंगे, कितने लोग इस बयान की वजह से वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को? यार राहुल जी ने कहा था कि मोदी और ट्रंप के कहने पे जंप मारते हैं, 2 कांग्रेस को वोट। नहीं, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा सवाल को उलट देते हैं। ये सवाल ये है कि अब इसके बाद कितने लोग जिनको लगे कि अच्छा ठीक है, क्या कांग्रेस को वोट दिया जा सकता है, क्या हेमंत शर्मा को, तो क्या वो सारे लोग अब मोदी को ही वोट करेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी को पिछले, जो आपने गुजरात नहीं देखा हो तो गुजरात मॉडल ध्यान में रहा होगा, और पिछले 11 वर्षों से तो वो सीधे 11 वर्षों से अधिक समय से देश की राजनीति में है, प्रधानमंत्री हैं, तो उनके हर काम को लोगों ने देख लिया। अब सबको याद है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, आप उसके प्लस माइनस की बात कीजिए, लेकिन सब कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम कर नहीं पाया और जिसने किया वो पलट के नहीं आया। ये पहला इतिहास में है कि जिसने नोटबंदी जिस सरकार ने लागू की हो लौट के आ गई हो। जीएसटी जिसने लागू कर दिया वो दुनिया में लौट के नहीं आ पाया। दुनिया की सरकारें निपट गई इस तरह का इनकम टैक्स या इस तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेज का कोई भी काम किया हो, चलो वहां तक ठीक है। जो 370 जैसी चीज थी जिसपे तो दुनिया भर का दबाव था,
सबके लिए एक बढ़िया एक पंचिंग बैग होता था कश्मीर, वो खत्म कर दिया। वहां से आगे नहीं समझ में आ रहा है। नक्सली दुनिया भर के लिए दबाव का पॉइंट था, खत्म कर दिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो फिर अभी तुरंत का ताजा याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद भी अगर कोई कहे कि नरेंद्र मोदी को कोई अपने इशारे पर चला सकता है, दबा सकता है, तो सामने वाला सिर्फ दो ही बात कहेगा थोड़ा आनंद का समय, हंस लो भाई, थोड़ा मजाक है। दूसरा कहेगा बहुत सीरियस है, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष स्तरहीन घटिया टिप्पणी कर रहे हैं, इनको तो दोबारा गलती से भी आना नहीं चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कुछ लोग जो मन बनाए भी होंगे वो भी पलट के मोदी को दे आएंगे। सर क्या कहेंगे राहुल जी की इस बात पर? मैं मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये इसमें इस बयान पर कोई इशू नहीं है। इशू है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मायने हैं। और मैं नहीं समझता कि इस बात का जो आपने सवाल किया तो वाजिब सवाल है कि क्या इस पर एक भी कोई आदमी वोट देगा कि नहीं, अब राहुल जी ने ये बात सही कही है, इसके बाद वोट देना चाहिए। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा हर्ष जी की बात से इसलिए सहमत हूं कि जो लोग दे रहे थे कांग्रेस को वोट वो भी सोचेंगे कि क्या सही कर रहे हैं हम। मुझे नहीं लगता ऐसी बात। हालांकि ये अभी बहुत नीचे है, क्योंकि जब उन्होंने पहले नरेंद्र सरेंडर कर दिया तब उसके बाद तो कुछ तू तड़ाक शुरू हो गया। कोई इस बात का, और हिंदुस्तान में मैंने देखा कि इस तरह की राजनीति या इस तरह की भाषा कोई भी बर्दाश्त नहीं करती, जनता स्वीकार नहीं करती। जो असल लड़ाई बंगाल को ध्यान रखिए, पिछले चुनाव को भी एक शब्द ने पूरा चुनाव बदल दिया था। जो असल मुद्दे हैं वहां के, असम का तो सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। उस मुद्दे पर जो लोग लड़ रहे हैं वो फिलहाल बीजेपी और अब असदुद्दीन ओवैसी चूंकि वहां पर आ गए, वो हमने आपको बताया था AIUDF के बदरुद्दीन अजमल को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अपने कैंडिडेट नहीं देंगे लेकिन उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक कल इन्होंने मोरीगांव इलाके में एक चुनावी रैली की और ओवैसी ने वहां पर हेमंता के कमर तोड़ने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमें खत्म करने वाले सुन लें, जब तक दुनिया है तब तक मियां जिंदा रहेगा। ओवैसी ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और पूछा कि बताएं हेमंता कहां गोली मारेंगे। उनका वीडियो आया था ना हेमंता बिस्वा शर्मा का, वो AI वाला वीडियो के सामने दिख रहा है, गोली मार रहे हैं। उस पर भी उन्होंने कहा हम यहां खड़े हैं, जहां गोली मारने के लिए उनको फुर्सत मिले आ जाएं और गोली मार करके दिखा दें। लेकिन मियां शब्द, इस मियां शब्द से ये अजमल और ओवैसी ये लोग नहीं दूर जा रहे, ये तो ओन कर रहे हैं। हाँ हम मियां हैं, बताओ क्या करना है। इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख के दिन तुम्हारे सियासी ख्वाब को मियां बर्बाद कर देगा, अपने वोट के जरिए बता देगा कि जो हमको धोखा देते हैं हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अमीनुल इस्लाम को जेल में क्यों डाला गया? कोई कांग्रेस का नेता जेल गया? कोई गया जेल में गया तो नाम बताओ। जेल में उसको डालते हैं जिससे डरते हैं। जेल में डाल दिया अमीनुल इस्लाम को, मगर अमीनुल इस्लाम 8 महीने जेल से निकल कर आया तो और ज्यादा बोल रहे थे। आज हेमंतो तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी जेल हमारे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकेगी, तुम्हारी जेल हमारे दिलों में खौफ नहीं पैदा कर सकेगी। इसलिए कि मियां डरता तो अल्लाह से, किसी और से नहीं डरता। हम हेमंत बिस्वा शर्मा से कह रहे हैं कि तुम मियां को डरा सकते, तुम मियां को डरा सकते, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते हेमंत साहब, आप हमारी जान ले लो, बोलो कहां पर आओ, गोली कहां मारते बताओ, मैं मारने तैयार हूं। मगर याद रखो, दुनिया जब तक, मियां जब तक जिंदा रहेगा, दुनिया उस वक्त तक रहेगी। अभी कल हम लोग बात कर रहे थे कि रीजनल पार्टियों से क्यों जो है कुछ मुसलमान टूटकर ओवैसी जैसी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। इस ऐसी तकरीर का मुकाबला कर सकता है कोई कि जब तक दुनिया है तब तक मियां है, कयामत तक मियां तो इस दुनिया में रहेगा। तो क्यों कोई व्यक्ति जो है नहीं जोड़ेगा भावनात्मक तौर पर असदुद्दीन ओवैसी से? ये उनकी ताकत है। अच्छा, उन्होंने बार बार कहा मियां, मियां शब्द उन्होंने कहा, खुद को कहा हम सब मियां हैं, मुसलमान मतलब सब मियां। गृहमंत्री ने इसमें अंतर किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ हम हैं और रहेंगे, लेकिन भारत के नागरिक मुसलमान से हमारा कोई बैर नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यही किया कि घुसपैठिए घुसाए, और कांग्रेस इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रही है।
आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए के तो खिलाफ है, मगर हमारे आसाम के मूल मुसलमानों का किसी को विरोध नहीं है, किसी को विरोध नहीं है। तो सर, असम की लड़ाई अब मियां पर आई, सिंपल। बिल्कुल निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया कि असमिया मुसलमान और मियां घुसपैठियों का फर्क है। जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए, जिन्हें बाहर निकाला, उनके लिए मैं मियां शब्द का इस्तेमाल करता हूं। आसाम के मूल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और उनका जो बेसिकली आरोप है वो जो 165 किलोमीटर की जो बांग्लादेश के बॉर्डर धुबरी से जुड़ती है और जहां से बदरुद्दीन अजमल आते हैं, उनकी जो पार्टी वहां पर है, और वहां की जो 8-10 सीटें, हालांकि 2023 में जब परिसमन हुआ तो 35 मुस्लिम बहुल सीटों में से वो 22 सीटें हो गई है, वहां पर मुस्लिम बहुल सीटें कम हो गई है। तो उनका वो बेसिकली अजमल बदरुद्दीन जिस मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस वहां जिस तरीके से सपोर्ट करती है, गोगोई साहब जिस तरीके से वहां पर मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, उसके तरफ अमित शाह जी का इशारा था। और उसी की तरफ हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था भारतीय मुसलमानों के साथ या असमिया मुसलमानों के खिलाफ ना भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहा, ना हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, ना अमित शाह जी ने इसके बारे में जिक्र किया। और मुझे लगता है अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि असमिया मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ा वर्ग है असम से मुसलमानों का जो हेमंत विश्व शर्मा की लागू की हुई योजनाओं का लाभ उठा रहा है, केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रहा है, और वो कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार ने जो हमें सुविधाएं दी है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन आप ये गौर करिए कि वो यहां पर बीजेपी पर बोलने से पहले कांग्रेस पर बोले, और जब बंगाल में बोलते हैं तो ममता पर बोलने कांग्रेस और ममता पर पहले बोलते हैं, बीजेपी पर बाद में बोलते हैं। देखिए, असम में तो बीजेपी के सामने कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां कोई दूसरी रीजनल पार्टी का इतना नहीं। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में अजमल को 10 लाख वोट से कांग्रेस ने धुबरी लोकसभा सीट से हरा दिया था, तो वहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। तो अमित शाह जी वहां पर कांग्रेस पर हमला करेंगे। बंगाल में अमित शाह जानते हैं, मैं ओवैसी का कह रहा हूं कि ये बीजेपी से ज्यादा जिनको मुसलमान वोट करता है उन पार्टियों पर बोलते हैं। नहीं, निश्चित वो भविष्य तो उसी में देखेंगे ना। वो तो चाहेंगे इनका वोट टूटे और हमारे पास आए। कांग्रेस के पास मुसलमान देख रहा है, और कांग्रेस को जिस तरीके से 99 सीटें मिले, तो ओवैसी का पहला टारगेट तो कांग्रेस रहेगा। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव रहेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रहेगा, बंगाल में ममता बनर्जी रहेगी, और बाकी जगह कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस के लिए कुछ और परेशानियां भी हैं राजकुमार जी, वो मैं बताता हूं। इससे अलग खबर है बिल्कुल वो, कि कांग्रेस पार्टी अपने राहुल गांधी जो पार्टी को लाइन दे रहे हैं, उसको उसी से अलग खुलकर लोग आने लग जाएं, सीनियर लोग आने लग जाएं, मुख्यमंत्री रह चुके लोग आने लग जाएं, तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि फिर ये तो राहुल गांधी की लीडरशिप पर क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखिए, देश में तेल गैस को लेकर के जो भी माहौल है, कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है ये जो ट्रंप करते हैं राहुल गांधी। क्यों भाई? ट्रंप की वजह से हमारे यहाँ सब परेशानी है, ट्रंप की वजह से आपने अमेरिका और इजराइल का साइड लिया और हमारे यहाँ ये किल्लत शुरू हो गई। यही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहते हैं। अब आप देखिए कि उनके सीनियर लीडर्स क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया ये सिलेंडरों को लेकर के। उन्होंने कहा कोई कमी नहीं है सिलेंडर की, सब अफवाहों का नतीजा। एक माहौल बना दिया है कि देश के अंदर तेल नहीं है, देश के अंदर गैस नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये एक माहौल बना लिया कि कमी है। मैं तो शोक यात्रा में आया हूँ। बहुत ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये एक माहौल बना लिया कि कमी है। इन्होंने तो सिलेंडर वाली बात परवाह निकाल दी। अब राहुल गांधी जो भारत की विदेश नीति के बारे में बताते हैं कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी इज अ जोक, उन्होंने एक बार कहा था। अब कांग्रेस पार्टी में जो लोग फॉरेन पॉलिसी समझते हैं, जो इन जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, उनमें से कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आनंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया साउथ ये वेस्ट एशिया के हालात पर, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मच्योर हैंडलिंग कर रहा है, स्किल्ड एंड मच्योर हैंडलिंग की है भारत की डिप्लोमेसी ने, और ये जो पोटेंशियल माइनफील्ड्स हैं इससे भारत बड़े अच्छे तरीके से बचा है। ये तो क्लियर एंडोर्समेंट है। इंडियन डिप्लोमेटिक हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस हैज बीन मैच्योर एंड स्किलफुल अवॉइडिंग पोटेंशियल माइनफील्ड। और राहुल जी चाह रहे थे कि तुम माइनफील्ड पर पैर रखो। आनंद शर्मा जी कह रहे बहुत बढ़िया काम हुआ। अब आनंद शर्मा जी हो सकता है थोड़ा साइड लाइन हो, कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री रहे हुए। नहीं, देखिए साइड लाइन भले ही हो, लेकिन कुल मिलाकर के आनंद शर्मा की विदेश नीति की समझ पे आप सवाल नहीं उठा सकते। और कमलनाथ जैसा आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जमीन पे क्या हालात हैं उनको बेहतर मालूम है, बजाय राहुल गांधी के जो दिल्ली में बैठे हुए हैं।
तो कुल मिलाकर के जो शायद पहले भी चर्चा हुई है कि राहुल गांधी को बोलने से पहले कुछ मसलों पर अपनी पार्टी के अंदर जो जानकार लोग हैं या उन मसलों की बेहतर समझ रखते हैं उनसे ही राय ले लें। अब बात करते हैं तो विदेश नीति की बात हो रही है। अक्सर आलोचना होती है कि भारत की तो निर्गुट आंदोलन के नेता के तौर पर छवि रही है, हमको किसी साइड भी नहीं लेना चाहिए। इस पूरे जंग में अगर आप देखें कोई ये नहीं कह सकता कि भारत ने किसी की साइड ली है, और सबसे बड़ी शिकायत अगर हमसे किसी को है वो यही है कि हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं। हम अपनी जो विरासत है तटस्थता की उसके साथ खड़े हैं या अपने हितों के साथ खड़े हुए हैं जी। यही तो आरोप है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर नीति, जबकि वैश्विक व्यवस्था ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और एक टाइम पर बाइपोलर होता था, फिर यूनिपोलर हुआ, मल्टीपोलर बनने की तरफ हम हैं। इससे पहले मनीष तिवारी बोल चुके हैं कि भारत जो कर रहा है ठीक कर रहा है। शशि थरूर खोलकर कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है। तो कुल मिलाकर के कुछ चीजों को सर मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर के ये है कि ये नेता जो हैं, अब आनंद शर्मा जैसे हैं, आनंद शर्मा जी ने युद्ध के 32वें दिन सोशल मीडिया पर जाकर के 7-8 पोस्ट किए, उसमें से एक ये पोस्ट था। पर्पस बिल्कुल क्लियर था कि ये मुझे बताना कि भारत सरकार ठीक कर रही है। ये नेता क्यों आ रहे हैं सामने? नहीं देखिए क्यों आ रहे हैं, इससे पहले अगर आप याद करें तो शशि थरूर 1-2 बार तारीफ कर चुके हैं मोदी की विदेश नीति की, और भी लोगों ने जो कांग्रेसी रुझान के माने जाते हैं उन्होंने भी कहा है कि जो वर्तमान हालात हैं उसमें इससे बेहतर विदेश नीति नहीं हो सकती कि वेट एंड वॉच, अपने इंटरेस्ट को गार्ड करो आप। तो कुल मिलाकर के ये नेता जो आ रहा है आप उसका एक राजनीतिक अर्थ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। आनंद शर्मा हिमाचल से आते हैं, वहां कोई चुनाव नहीं है। मनीष तिवारी राज्यसभा का था ना, क्योंकि राज्यसभा 2026 में भेजने का था, भेजा नहीं उनको। इस बात से इन लोगों राहुल जी को इनसे मतलब जानकार लोगों से, ये लोग आनंद शर्मा, कमलनाथ जी, मनीष तिवारी और भी जो लोग हैं, ये राहुल जी से क्यों नहीं पूछते हैं बात करने कहने से पहले लीडर कौन है? ठीक बात है। तो ये इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कांग्रेस ये लोग क्यों अपना दिमाग लगा अपना दिमाग लगा। जो राहुल जी लीडर है तो बात करने से पहले या बयान देने से पहले राहुल जी से पूछना चाहिए ना कि भाई क्या इस पर राय। आनंद जी तो खुलकर कह रहे हैं जी ऐसा क्यों करते हैं मैं नहीं जानता हूँ। अब बताइए, करेंगे राहुल जी से बात करनी चाहिए थी। राहुल जी बात करने के लिए उपलब्ध हो तब ना। ये तो बहुत मतलब ओपन सीक्रेट अब तो हो गया है कि कोई बड़ा से बड़ा नेता चाहे बात करना तो राहुल जी से बात नहीं हो पाती। शशि थरूर से लेकर आनंद शर्मा तक का यही कष्ट है। अब कमलनाथ को तो हेलो कमल पहले कहते थे, अब आजकल हाय कमल करते हैं कि नहीं करते हैं ये भी नहीं पता है। मूल मसला दूसरा है। देखिए जमीन पर जो लोग हैं ये भले साइड लाइन हुए, लेकिन ये जमीन पर जब देख रहे हैं उनको दिख रहा है। अच्छा ये सब जानते हैं कि भाई एलपीजी अगर आनी कम हो गई तो सप्लाई में दिक्कत है, लेकिन जैसे क्रिएट किया जा रहा है क्या उतनी दिक्कत है? उतनी दिक्कत नहीं है। उस बात को कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया। और आनंद शर्मा ने पॉइंट वाइज 11 पॉइंट में पूरी विदेश नीति पर टिप्पणी की है। और राहुल गांधी क्या कहते हैं, वो फोन आएगा और ट्रंप बोलेगा कि मोदी कूदो कि तो कहेंगे कितना ऊंचा जंप करना है। तो आप इसी समझ लीजिए कि किसको किससे बात करनी चाहिए, मतलब किसको किससे बात करनी चाहिए। अब राहुल जी से अगर आनंद शर्मा बात करेंगे तो वो विदेश नीति थोड़ी नहीं बताओ, कहेंगे ऊंचा कूदो। तो अब आनंद जी बेचारे क्यों इस उम्र में कूदने का, या कमलनाथ जी काम करेंगे? अब असल प्रॉब्लम ऐसे यही हो गई है कि अब राहुल गांधी के कहने पर कुछ नेताओं ने कूदना बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है ये वही लोग बोल पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई उनको क्यों नहीं, वो क्यों नहीं पूछते। अच्छा एक आदमी, एक व्यक्ति और है, उनकी भी राजनीति भी कल थोड़ी सी कुर्सी हिली राघव चड्ढा की। तो राघव चड्ढा जी वाला मामला भी इंटरेस्टिंग हो गया। इनको राज्यसभा में पार्टी ने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था। इनकी जगह पर अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बना दिया गया था। क्लियर था कि इनसे पार्टी नाराज है। अब इनका एक रिएक्शन सामने आया है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं, आम आदमी को मेरा संदेश। और उन्होंने फिर इसके नीचे जो है अपने वो सारे जो इन्होंने पार्लियामेंट में बोली मुद्दे उठाए, वो मुद्दे भी उन्होंने उसमें रखे, कुछ बोले भी हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी,
जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि लंबा बयान है, समय कम था, बस मैं अब इतना ही बता देते ना राघव चड्ढा जी कि मैं कौन सी पार्टी में और कब ज्वाइन कर रहा हूं। इसके बाद और कुछ रह नहीं गया, जो बातें उन्होंने कह दी हैं उतनी भर बात है, वो समीर जी बता देंगे शायद। अब इसके बाद क्या बचा, जा रहे हैं ना, छोड़ दे पार्टी। निश्चित रूप से उनका स्पष्ट बहुत है और बहुत मतलब उन्होंने अच्छी भाषा में उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहीं भी मतलब पार्टी के खिलाफ कोई अपशब्दों का इस्तेमाल या अरविंद केजरीवाल पर हमला या पार्टी के किसी नेता ने पे कहा। लेकिन आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात करने के लिए बनी थी, उसी का एक सांसद जब आम आदमी से जुड़े मुद्दे लोकसभा में राज्यसभा में उठाता है तो किस तरीके से बैन किया जाता है। लंबी चली जाएगी। मुझे तो ये बताइए, इनके ऑप्शंस क्या हैं? कांग्रेस भी ऑप्शन है या बीजेपी है? नहीं, कांग्रेस तो किसी भी स्थिति में नहीं रहेगा, मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी का ऑप्शन रहेगा। और पंजाब के चुनाव के हिसाब से नहीं सर, पंजाब के चुनाव आ रहे हैं। पंजाब में बहुत काम किया था आम आदमी पार्टी के लिए राघव चड्ढा ने। एक वक्त तो ये कहते थे कि यही सब बिल्कुल, और बहुत अच्छा इनका स्ट्रांग हो रहा है। वक्त देखिए राजनीति में कि राघव चड्ढा जिस पार्टी में ये तय करते थे कि कौन क्या बोलेगा, आज वो पार्टी उनको चुप कर रही है। टिकट बांटते थे। बस अब ये देखना सर कि परिणीति चोपड़ा चुनाव लड़ती है, राघव चड्ढा लड़ते हैं। 100% चुनाव लड़ेंगे पार्टी से। एक टाइम में राघव चड्ढा को पंजाब में सुपर सीएम कहा जाता था, यह कहा जा रहा था कि सीएम बदला जाएगा। आज अगर उनकी यह स्थिति है तो देखिए, एक पहलू तो अभी समीर जी ने कहा, आपने भी कहा कि आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाए, लेकिन जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, उन्होंने काफी, लेकिन जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं तो पार्टी की लाइन के जुड़े मुद्दे भी आपको उठाने बात नहीं करते थे ये। हाँ, तो अगर आपको राज्यसभा में भेजा है आम आदमी पार्टी ने तो अपने मुद्दे उठाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए मतलब असर पड़ेगा क्या? सर नहीं रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे सांसद, रहेंगे स्वाति मालीवाल जैसा हो, बिल्कुल रहेंगे सांसद। नहीं सर, दूसरा मेरा ये कहना है, मतलब वो पार्टी, सर एक लाइन जोड़ दूं, अरविंद केजरीवाल को आम जनता से बात करने वाले सांसद नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान चाहिए कि केजरीवाल कहे कि गुजरात जाना है तो वो अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर आ जाए, पंजाब को छोड़कर अरविंद केजरीवाल का तामझाम लेकर जाए। यही हो रहा है। जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी वो खिलाफ बोलेगा, इनको मिल गई होती है, बोलते हैं। लेकिन एक ही बात, जब राघव चड्ढा को सब कुछ मिला था तब तो यही आता था ना कि अरविंद जी और उनकी पत्नी सुनीता जी इनको स्नेह करते हैं। स्नेह की राजनीति पर ये यहाँ पहुंच गए। स्नेह की राजनीति पर ये चंडीगढ़ बैठते थे और जिस कोठी से बैठते थे वहीं से पंजाब चलता था, तो फिर उससे ऊपर स्नेह मिल गया। बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। अभी बीजेपी भी इनको कैसे लगी ये भी देखो। बहुत अच्छे नेता जाना चाहिए। पश्चिमी एशिया की जंग का 35वां दिन है आज, 5 हफ्ते पूरे होने को आ गए हैं और ट्रंप रोजाना एक धमकी जारी करते हैं और अभी फिर की है। लेकिन इस बार ट्रंप अपनी बातों को उस दिशा में ले जा रहे हैं जो उनका फाइनल प्लान है, किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूसी हाल में छोड़ करके, दुनिया को परेशान हाल में छोड़ करके यहां से भाग जाना। उन्होंने कहा कि अगर हमारी शर्तें ईरान नहीं मानता और डील नहीं करता है तो फिर तबाही का सैलाब आ जाएगा। अमेरिकी फोर्सेस ईरान के ऊपर जबरदस्त हमले कर रही हैं ऑलरेडी। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज को मिसाइल मारकर तबाह कर दिया, वो तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने कहा इनके पावर प्लांट्स पर भी हम हमले करेंगे। अमेरिका और इजराइल अब ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने जंग के बीच अपने 3 बड़े आर्मी अफसरों को हटा दिया है, इसमें उनके आर्मी चीफ भी हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर की भी हलचल बहुत बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा था कि हम पाषाण युग में, स्टोन एज में भेज देंगे। इसकी इनकी धमकी पर जवाब भी आया है उनके विदेश मंत्री का, अब्बास अरागची का। और अरागची ने कहा है कि आज में और पाषाण युग में सबसे बड़ा अंतर है। ट्रंप इस बात को जानते हैं क्या? उस वक्त से यहाँ तेल और गैस का खनन नहीं होता था, यहाँ तेल और गैस नहीं निकलती थी जब स्टोन एज थी। तो याद कर लें, अगर हमें स्टोन एज भेजना है तो यहाँ की तेल गैस सब बंद हो जाएगी। ये उनको कोई समझा दे जा करके, ये ऐसा इनको जवाब मिला है। अब आते हैं मेन बात पर, ट्रंप क्या बोले। ट्रंप ने इन ऑल लेटर एंड स्पिरिट ये कह दिया है और अब फैसला कर लिया है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। ये जिसको करना है करे। शुक्र है इसमें कि वो भारत का नाम नहीं लेते उन देशों में कि जिनको यहाँ पे आकर के पोलिसिंग करनी चाहिए, इसको खुलवाना चाहिए। वो मेजरली यूरोप का और जापान, साउथ कोरिया ऐसे देशों का, और उसके अलावा चीन का नाम लेते हैं कि 90% तो तेल चीन का जाता है, तो चीन आकर के इसको जो है खुलवा ले, अपने लिए आवाजाही के रास्ते खोल दिए। और उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। The problem that we have is we really don't need any more oil. It'd be nice to take it, but we don't need it. And we say to Europe and all these countries that do, China gets 90% of its oil from the Strait of Hormuz, and
they should be policing their own strait. We shouldn't be policing it for them. We have been for years, and we're getting ready to get out of there. But they should, all the damages. We have done such a job that they're. We are getting ready to get out of there. अब इससे ज्यादा क्या करें? लिख के ही दे दें ट्रंप कि मैं इस तारीख को अपने फौजें वापस बुला लूंगा। साफ साफ कहा कि हम वहां से बाहर जाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब ये लेकिन मामला जो है अब कुछ पक्का सा होता जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होगा। अमेरिका भागेगा, ईरान क्या करेगा? ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स लगाने की पूरी तैयारी है। इन्होंने पहले पार्लियामेंट में इस बात को प्रस्ताव जो है पारित किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अब हम पैसा लेंगे और तब जहाज वहां से जाने देंगे। इनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में जो व्यक्ति है, उसने ये बयान दिया है कि हमने किससे कितना टैक्स लेना है वो सारा हमने सौदा जो है वो हमने तैयार कर लिया है और हम उसको अमल में लाने वाले हैं। وجوه مختلف خواهد داشت این پروتکل. یک نکتهش این هستش که خب کشتی‌هایی که میخوان عبور بکنن وضعیت عبور کشتی‌های نظامی چگونه خواهد بود. برای این یک پروتکل تنظیم خواهد شد و شرایط اون تعیین خواهد شد. یک در واقع مقررات و شرایط راجع به کشتی‌های تجاری خواهد بود. این هم در واقع باز شرایط خاص خواهد داشت. یک بخش هم مربوط به مسئولیت‌های دولت‌های ساحلی هست برای تضمین عبور ایمن. بالاخره ایران و عمان هم مسئولیتی در واقع در اینجا دارن و تکالیفی که در واقع خواهند داشت برای اینکه هم تسهیل بکنند عبور ایمن رو. वो कह रहे हैं कि हम ओमान के साथ मिलकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाएंगे, उनको हम साथ में लेकर के चलेंगे और इस पर क्या टैक्स लगाना है ये सब कुछ तैयारी की जा रही है। हमारी पार्लियामेंट ने ये फैसला कर लिया है। तो सर अब क्या शक रह गया है इसमें? अब तो बस इतना ही अंतर रह गया, वहां रेड कार्ड लग जाए और ईरान जो है उसको फिजिकली उसको मैन करना शुरू कर दे। ट्रंप ने तो कह दिया वी आर गेटिंग रेडी टू गेट आउट ऑफ देयर। जहाजों पे फास्टैग लगाना पड़ेगा सर। अब वो वही नौबत, मतलब मैं कह रहा हूं उसको फॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, ये फॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। कल भी हम लोगों ने शायद इस पर चर्चा की थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था सबके लिए, इस जंग ने उसको ईरान को ऑफिशियली दे दिया है एक तरह से ट्रंप साहब ने कि भाई अब आप संभालिए इसको, और वो उसको ऑफिशियली उन्होंने हाईजैक कर लिया है। और जब वो टोल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे, हमने छोड़ दिया है, तो एक बड़ा संकट ट्रंप साहब अपनी हार का देकर जा रहे हैं। मैं इसको हार के तौर पर ही देखता हूं उनकी, कि एक तो वो जैसे एग्जिट कर रहे हैं बिना कुछ हासिल किए हुए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो काम नहीं हो रहा था उसका नियंत्रण उन्होंने दे दिया है। ये किस तरह का रिजीम चेंज वो करना चाहते हैं। और अब मुझे लगता है कि ईरान इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको भी एक तरह का ये लग गया कि ये ताकत तो हमारे पास थी, उस ताकत का शायद उन्होंने अंदाजा पहले नहीं लगाया था कि ये चलता रहेगा कि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इससे निकलना मुश्किल काम होगा पूरी दुनिया के लिए। एक बयान आप जरा देखिएगा, मैं चर्चा कर रहा हूं इस पे आगे। एक पाकिस्तान के एक एक्स मिनिस्टर है, उनका बयान हमने आगे लगा रखा है, जिन्होंने पेट्रो डॉलर वाली बात की है, उस बयान को जरा ऊपर कर लीजिए। इन्होंने क्योंकि चाइना का नाम लिया तो मैं इसलिए वो आपको बयान में सुनाना चाहता हूं। इनसे पहले वो बयान सुनाना है, उसको मंगा लीजिए जरा। इन्होंने कहा कि चाइना खुलवाए जाकर के, चाइना 90% तेल वहां से लेता है, चाइना का तेल तो अभी भी वहां से निकल रहा है, ईरान चाइना के लिए टैंकर अभी भी भेज रहा है। और फर्ज कीजिए ये टोल टैक्स वाला सिस्टम लागू हो जाए वहां पर, तो चाइना टोल देगा क्या? टोल देंगे बाकी देश। चाइना तो खुश होगा इस प्रस्ताव से। नहीं, वो टोल टैक्स में हमारे यहाँ भी लिखा होता है ना, एक बोर्ड पे लिस्ट लगी रहती है कि ये एग्जेम्पशन तो वो एग्जेम्प्टेड। त्रिपाठी जी क्या होने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का? नहीं, ये तो ठीक उसी तरह हो गया कि नेता लोग फ्री में जाएंगे और पत्रकार के पूछने पर गडकरी जी कहेंगे नहीं पत्रकारों को नहीं देंगे टोल छूट, तो ये कुछ इसी तरह हो जाए। खैर ये लाइटर नोट पे था, लेकिन मूल जो बात है, क्या ये व्यवस्था दुनिया स्वीकार करेगी? सवाल ही नहीं उठता है। और अगर ईरान को लगता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाकर किसी भी तरह की व्यवस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट पर चला पाएगा, ये असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। और सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि चीन के जहाज तो आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं भैया। जहां मिसाइल चल रही है, जहां ड्रोन गिर रहा है, जहां माइंस कहीं कहीं बिछे हुए हैं, वहां कुछ भी स्मूथ नहीं है, सबके लिए संकट है। यानी सर खबर नहीं आई थी बीच में कि वॉर से पहले वाले लेवल से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान तेल? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ये बीच के समय में आया था हाँ। लेकिन अभी ऐसा कतई नहीं। अभी जो ओवरऑल कहें तो उसका लगभग 30 से 40% कम तेल निकाल पा रहा है, क्योंकि वो संभव ही नहीं जब आपका इतना ज्यादा अनिश्चितता हो। वो चूंकि शुरू हो गया था तो एक डेटा आया था बीच में, कुछ उस कालखंड में उसने कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट कर लिया होगा। लेकिन जब ये बताइए उसके जो भी जहाज हैं वो कहीं से खार्ग आइलैंड पहुंचेंगे तब न जाएगा,
उसका जो असली संकट है, और उसके बाद उसको निकल के तो आना है उसी रास्ते से, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता थोड़ी ना है। मुझे लगता है कि ट्रंप को जितनी तबाही बर्बादी करनी थी वो थोड़ी बहुत और तबाही बर्बादी करेंगे, निकल जाएंगे। ईरान के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, दुनिया का बड़ा नुकसान हुआ, और अब अगर ईरान ये कोशिश करेगा कि हां एक टोल लगा दे तो आने वाले समय में इंटरनेशनल फोरम पर अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लेगा। तब तो शायद ये भी स्थिति नहीं रह जाएगी कि अमेरिका को ये करना पड़े, दूसरे देश ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जी, टोल का नाम पर, सेफ्टी के नाम पर कर सकते हैं, हम सेफ्टी रूट आपको दे रहे हैं, ये सब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब वो छोड़ देगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लग गया है ना। भाई इसके पहले मैं आज ही पढ़ रहा था कि इसके पहले सुएज कैनाल पर लगाया गया था, कितने दिन चल पाया, और कोई भी भला क्यों बर्दाश्त करे, वरना फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट पे कल को जिसके आसपास है वही अपने 10 जहाज खड़ा करके नेवी तैनात करके कहेगा वसूली करो, और ये ठीक भी नहीं है, किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। देखिए, वैसे जो ईरान जो ये कर रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके, और पूरी दुनिया में जिससे तेल और गैस की किल्लत बढ़ेगी, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण सख्त कर लिया है। भारी भरकम टैक्स वो वहां पर लगाने के लिए पूरी तैयारी में है, और अमेरिका इससे और भड़क सकता है। पेट्रो डॉलर फारग हो गया, जो 50 साल से बालादस्त था पूरे खत्ते की मईशत में। पेट्रो युआन चाइनीज करेंसी दें, और उसके बाद आप गुजर जाए। तो टोल प्लाजा आप जाती हैं लाहौर, तो टोल प्लाजा क्रॉस करती हैं, वही टोल प्लाजा लग गया उधर। और टोल प्लाजा कौन कंट्रोल कर रहा है? इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर, IRGC, पासदारान इंकलाब ईरान के। और तो अभी आज उनकी पार्लियामेंट ने फैसला भी किया है कि इसके ऊपर टोल लिया जाए। हाँ, वो तो लीगली कर दिया उन्होंने पूरा सारा किया। लेकिन अगर वो नहीं तस्लीम करता अमेरिका इसको, और चाइना कहता है कि ठीक है आप ये टोल ले लें और बाकियों को खोल दें, तो फिर आपको लगता है कि सेटलमेंट हो सकती है, अमेरिका मान जाएगा इसके ऊपर? अमेरिका मानेगा कि उनके लिए अब चारा कोई नहीं रहा, वो खुलवा नहीं सके ना, या तो खुलवाने की कोशिश करते हैं। और ईरान ने बड़ी अक्लमंदी की कि उन्होंने उसको माइनिंग नहीं की, उसको बंद नहीं किया, उस पर कब कंट्रोल कर लिया है कि हम फैसला करेंगे कौन इस्तेमाल करेगा कौन नहीं करेगा, ये हमारे हाथ में। आज किसी की जरूरत है तो करे, खोले, ये अभी तक हुआ, 1 महीना तो गुजर गया ना जी। अब ये जो आदमी, ये पाकिस्तान में मंत्री रहे हुए व्यक्ति हैं और ईरान के बारे में काफी उनकी समझ है। ये क्या कह रहे थे? पेट्रो डॉलर का जमाना जा रहा है, अब दुनिया का सारा ट्रेड डॉलर में होता है, तेल हम लोग बेंचमार्क देखते हैं तो जो सब डॉलर के अंदर है। अब वो कह रहे हैं कि यहां जो करेंसी चलती है अब युआन चलती है, चाइनीज करेंसी चलती है। ये खबरें पहले भी आई कि वो 1 मिलियन या 2 मिलियन जो भी डॉलर की पेमेंट है वो युआन में ईरान जो है वो ले रहा है कि, और ये तो चाइना के लिए मतलब वो बाछे खिलने वाली खबर है कि अगर वहां पर डॉलर की जगह पेमेंट युआन में होने लगे। निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जिक्र हो रहा है ईरान को लेकर, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि भाई जिस देश की जहां जमीन है वहां से जो समुद्र लगा हुआ है वहां से 25 किलोमीटर तक का जो एरिया है उस देश के अधिकार के अंदर माना जाता है। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खाली 5 किलोमीटर के अंदर आता है, और ईरान वो इसी इंटरनेशनल लॉ का जिक्र कर रहा है कि दुनिया के तमाम देशों को यह अधिकार है कि उनकी जमीन से जो 25 किलोमीटर तक का समुद्र का एरिया होता है वो उनके अधिकार क्षेत्र में माना जाता है, वहां उनका लॉ लागू होता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो 5 किलोमीटर के अंदर आता है, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, और यहाँ पर हम टोल टैक्स वसूल करने के अधिकारी होते हैं। अब क्या जो 60 देश इकट्ठा हो रहे हैं इन बातों को लेकर, क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को मनवा पाएंगे? हालांकि भारत ने कहा कि सबसे ज्यादा मतलब हमारे नाविक मारे गए, इसमें हम भी परेशान हो रहे हैं, तो क्या ये होता है? और मुझे लग रहा है कि जब 60 देश मिलकर ईरान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं कि ईरान कब्जा नहीं कर सकता, उन्हें अमेरिका के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए कि जिस तरीके से अमेरिका ने पूरे दुनिया को मझदार में डालकर संकट में चला गया, ये कारण तो अमेरिका के कारण है। अमेरिका के खिलाफ वो ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमला करके नहीं खुलेगा। उसको खबर में अभी आता हूं, वो तो कह रहे हैं कूटनीतिक बात, अभी आ रहा हूं 2 मिनट में। अब इस सब में ईरान की क्या स्ट्रेटेजी है, एंड गेम क्या है ईरान का? पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट ने उसको बड़े अच्छे से जो है बताया है। पहले इनकी बात सुन लीजिए कि ट्रंप का क्या है पहले। हाँ, उन्होंने कहा अमेरिका में एक टर्म चलता है कर्स ऑफ द सेकेंड टर्म, ये हर राष्ट्रपति के साथ वो पहला टर्म जीतता है तमीज में काम करता है, क्योंकि उसको दूसरे टर्म का भी चिंता होती है कि मुझे दोबारा इलेक्शन लड़ना है। वहां एक राष्ट्रपति 2 ही बार रह सकता है। दूसरे टर्म में आते ही हर राष्ट्रपति को लगता है अब मैं खुदा हो गया, अब मुझे चुनाव तो लड़ना नहीं है, मुझे कोई ये इसकी भी चिंता नहीं कि लोगों के पीछे मेरी क्या उम्मीद जा रही है, अब तो मुझे वो काम करने हैं कि मैं इतिहास में दर्ज हो जाऊं, मैं अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में शुमार हो जाऊं जिसमें मेरा नाम टॉप पर हो। वही कर्स ऑफ द सेकेंड टर्म इस वक्त ऑपरेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और उसमें उन्होंने कुछ 2 और बातें बताई, ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं एक्चुअली। इन्होंने कहा है कि एक ऑफर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से यूएई को। सर जुने का बड़ा मजेदार है, उन्होंने कहा यह ऑफर यूएई ने नहीं माना,
पाकिस्तान ने यह कहा था कि हमारी ईरान से बात हो गई है और पाकिस्तान कुछ वक्त के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऑपरेट करना चाहता है ईरान की मंजूरी से। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। इसके लिए यूएई नहीं माना, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता, पाकिस्तानी झंडा लगा के कोई भी जहाज वहां से निकल सकता था। सुनिए। अमेरिका की सियासत में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है कर्स ऑफ द सेकंड टर्म। वो ये उसके अंदर ये होता है कि प्रेसिडेंट पहली टर्म के अंदर अपने ज्यादा सख्त फैसले नहीं करता क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना होता है। सेकंड टर्म में जब प्रेसिडेंट को यह पता होता है कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, वो अपना मैंडेट और अपनी लेगेसी के बारे में इतना ज्यादा वो टची हो जाता है कि वो हर चीज को बलाए ताक रख के ऐसे फैसले करता है जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर लिया। चाइना को कहते हैं तुम डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी दो। डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी कौन देगा, मुझे ये बताएं। इमरान खान की गारंटी फिर भी पिंकी पीरनी दे लेती है, यहां तो पिंकी पीरनी भी नहीं है। तो ये मसला ये है, ट्रस्ट फैक्टर है। स्टेट ऑफ हार्मूज का क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये भी प्रपोजल थी, यूएई मान नहीं रहा था और हमारी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान की ने अभी रिसेंटली यूएई का दौरा किया है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अगर कुछ पीरियड के लिए स्टेट ऑफ हार्मूज को चलाता है तो आप प्लीज एग्री कर जाए। दो तीन बातें इन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी ने यूएई का दौरा किया कि हम पाकिस्तान स्टेट ऑफ हॉर्मूज चलाता है तो आप मान जाए। यूएई नहीं माना, क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनालिटी वो शहबाज शरीफ तो नहीं हो सकता, तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी आसिम मुनीर है कि उसने ये प्रपोजल दिया था लेकिन यूएई उस पर नहीं माना। तो दूसरा उन्होंने ये कर्स ऑफ द सेकेंड टर्म वाली जो है उस बात का भी जो है उन्होंने जोर किया। फिर वो कह रहे थे कि ईरान चाइना चाहता है, चाइना मुझे गारंटी दे कि ट्रंप हमला नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने तलार जी ने कि भाई ट्रंप की गारंटी कौन दे सकता है वो। अब लेकिन ईरान को भरोसा चाइना पे है, कहता है कि भाई चाइना को बीच में डालो, चाइना अमेरिका की तरफ से बात करके मुझे ये बताए और कमिट करे कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा आगे। देखिए, इस पूरी जंग में चाइना का सॉफ्ट कॉर्नर ईरान के साथ है और रशिया का भी है। अभी रशिया ने फिर एक बार ऑफर किया है कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूं। अब ट्रंप पे आते हैं। ट्रंप की गारंटी तो खुद ट्रंप नहीं ले सकते। आज रात को सोएंगे, कल सुबह जग के क्या बोलेंगे कोई नहीं जानता। जहां तक सवाल आ रहा है सेकंड टर्म वाला, अगर याद हो तो जब पहला टर्म इनका खत्म हो रहा था और चुनाव हार गए थे तो इनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पे कैसा उपद्रव किया था, वो तो संकेत पहले दे गए थे। उसके बाद भी अगर अमेरिका जैसे जागरूक समाज ने ऐसे व्यक्ति को दूसरा टर्म दे दिया तो विचार करना चाहिए। और सेकंड टर्म में अगर आप इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं, वो ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग सत्ता में आते हैं अमर होना ही चाहते हैं। सर सपना ही, सपने के बाद तो वो आ गया ना एक्शन में जग के। लेकिन आप कैसे व्यक्ति के तौर पे दर्ज होना चाहते हैं वो भी सोचिए ना। ट्रंप जब जाएंगे अमेरिका से, एक तो बड़े बेआबरू होकर निकलेंगे जंग से, कितना बेआबरू होंगे वो तय होना बाकी है अभी। 2 हफ्ते 3 हफ्ते कितने चलती है। इस पे थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये हम लोग देख रहे हैं ना, हमारा जहाज रुक गया है इसलिए हम देख रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त सारे रिजर्व ऑल टाइम हाई हैं। अमेरिका की ताकत इस वक्त बढ़ी हुई है। महंगाई जरूर अभी बढ़ी है, इसके अलावा सारे फ्रंट पर अमेरिका ठीक कर रहा है। तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री फिर से ठीक चलने लगी है। अमेरिकन डॉलर जो उसका सबसे बड़ी ताकत है वो टॉप पे चल रहा है। तो आप अगर उस लिहाज से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप दूसरी वजहों से भले अमेरिकन को ना पसंद आ रहे हो, लेकिन अमेरिका का बहुत कुछ जो बुरा हो गया था उसको उन्होंने ठीक भी किया। आप जानते हैं अभी इन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा के क्या कर दिया है। आपने इकोनॉमी की बात की हर्षवर्धन जी। अभी अमेरिका के कई स्टेट्स में ट्रंप के खिलाफ नो किंग वाला नारे के साथ प्रदर्शन 80 लाख लोग अगर यार निकले, 50 लाख लोग सड़कों पे आ रहे हैं, कुछ तो वजह होगी। और मार्च के सेकंड हाफ में जितने सर्वे वहां हुए हैं और ऑल टाइम लो इनकी पॉपुलैरिटी। इकोनॉमिक फ्रंट पे 1.7 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट कर दिया है अमेरिका ने, अपना बढ़ा दिया है। अंदाजे के लिए भारत का डिफेंस बजट कितना है? 4 बिलियन डॉलर। 4 बिलियन और 1.25 ट्रिलियन डॉलर, 1.7 ट्रिलियन, ये अंतर है। अब अमेरिका कहां जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था ईरान का एंड गेम समझाने के लिए, एक ईरानी एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा अभी तो खेल शुरू हुआ है, ये 4-5 हफ्ते होते क्या हैं, अभी तो दुनिया थोड़ी सी हिली है क्योंकि थोड़ा सा तेल बंद हुआ है, गैस बंद हुई है। अभी आगे देखिए क्या होता है। हम क्यों समझौता करें, बात करें ये अमेरिका से। ये तो कह रहे हैं अपनी फौज भेजेंगे, तुम फौज भेजो। पूरी दुनिया को हमने एक एक बूंद तेल के लिए ना तरसा दिया तो देखना, और उसके बाद जब ये दुनिया ट्रंप से कहेगी कि अब तुम समझौता करो, तब हम बात करेंगे। Iran does not see a time for negotiations. Now is not the time for negotiations for 2 reasons. One is that the United States is escalating as we speak. Right now, the United States is preparing itself for a land offensive.
Why should we negotiate when they want to carry out a land offensive? We will not do that. We will negotiate when we have made their defeat clear for everyone. And that time is approaching. We are seeing the global economic crisis beginning to show itself. And in the next 2-3 weeks, it's going to become a much bigger problem than what we're seeing today. It's a sad reality, but we didn't start this war. They did. And the world blames them. So the crisis that emerges is going to put huge pressure on the United States, because countries across the world are going to put pressure on the United States to end it. साहब है सर, ये तो बड़ा क्लियर थॉट है। अभी तो क्राइसिस अभी तो क्राइसिस भी शुरू ही हुआ है, अभी तो कहां पहुंचना है ये मामला। मैं बार बार कह रहा हूं और फिर से और थोड़ा तेज आवाज में कहता हूं, इससे लोगों को सुनाई दे। ईरान कह रहा है कि हम चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे और उससे जो दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, क्योंकि हम सारे रूल्स रेगुलेशन खत्म कर देंगे, हम बेतहाशा इधर उधर मारेंगे, उससे अमेरिका पर दबाव है। सही, यही कह रहा है। अमेरिका को कुछ नहीं कर पाएंगे वो, इसको समझिए। बिल्कुल क्लियर है, वो तो क्लियर है, वो क्लियर है, वो कह रहा है। दुनिया इसका रिवर्सल भी तो आप देखिए, क्या सारा कुछ जो बर्बादी होगी वो ईरान के साथ गल्फ कंट्रीज की होगी, और क्या सब कुछ उसके बाद दूसरा कोई अल्टरनेटिव? अगर ये कह रहे हैं कि पेट्रो डॉलर खत्म होगा, तो क्या ऑयल की पॉलिटिक्स बहुत लंबी चलने वाली? दुनिया में अगर तेल का दाम, क्रूड का दाम $200 पहुंच गया, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, जो और ये ईरानी खुल के कहते हैं कि हमें तो वहां पहुंचाना है अभी, हाँ। तो $200 पे दुनिया क्या कर रही होगी, जरा अंदाजा लगाइए। नहीं, मैं तो फिर से कह रहा हूं कि $200 पे क्या कर रही होगी उसका बहुत सामान एक उदाहरण के तौर पर देखें कि सबसे बड़े दो देश हैं, चाइना और इंडिया। ये दोनों जिस तेजी से ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप वो दूर की कौड़ी सर, वो दूर की बात है। फिर मैं कह रहा हूं, तो दूर की कौड़ी अभी रशिया का ऑयल है ना, अभी दूसरे ऑयल शुरू हो गए ना। अभी आज मैं पढ़ रहा था, आपने भी जरूर पढ़ा होगा, अंगोला जैसा देश भी अपने यहां से तेल निकाल कर देने लगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसको थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखिए। क्या ऑयल की मोनोपोली इधर वाली खत्म? ईरान ब्लैकमेल नहीं कर सकता दुनिया को तेल पर? कोशिश कर रहा है, सारी कोशिश तो करके देख ली ना उसने, ऐसा थोड़ी ना होगा इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और क्या करेगा वो? मैं कह रहा हूं बंद कर दे पूरी तरह से। बंद कर दे वो, वहां सब ऑयल, वहां सारे ऑयल डिपो, ऑयल पाइपलाइन, गैस फील्ड सब बर्बाद कर देगा। खत्म कर दो, सारी जितनी इस्लामिक मुल्क है सबको खत्म कर। फिर तो क्या होगा? इस्लामिक मुल्क तबाह हो जाएंगे। और क्या होगा? और बाकी दुनिया का, बाकी दुनिया अपने रास्ते खोज लेगी। अरे सर, आप अरे कैसी बात कर रहे हैं? मैं उसको बड़ा सीरियस नोट पे कह रहा हूं। बहुत हल्के से आप इसका जिक्र कर रहे हो कि बस इंडिया ऊर्जा में हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इस्लामिक मुल्क की तबाही की बात ईरान कर रहा है, ये ध्यान से सुनिए। सर, दुनिया घुटने टेकेगी। ईरान जिस दिन अड़ गया, पूरी दुनिया घुटने टेकेगी। ईरान तो अमेरिका घुटने टूट चुका है ना। ईरान जिस दिन के बटन दबा देगा ऑयल को लेके, मैं फिर कह रहा हूं, हम कितना भी कहते हैं आज भारत की ऊर्जा में, ईरान बटन किसकी? ईरान 15 दिन में कर देगा। भारत को भी, सऊदी अरब, यूएई, भारत के लिए भी, भारत के लिए भी, भारत के लिए बटन दबाए। उन्हीं के दबाएगा, लेकिन सब करंट सब जगह जाएगा। तो उस करंट के हिसाब से दुनिया अपने आप को बैलेंस। चलिए, अच्छा, चलिए, ठीक। ईरान 15 दिन के लिए बटन दबा दे, खत्म करने की धमकी दे। अब 15 साल है वहां पहुंचने के लिए। ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं इस डिस्कशन को। अच्छे इस मोड पे लिया है इसको त्रिपाठी जी। भारत की इस युद्ध को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमारा वहां से तेल और गैस का जो आयात होता है वो बाधित हुआ है। अब इसे खुलवाने को लेकर दुनिया भर में बहुत प्रयास हो रहे हैं। अमेरिका ने तो पल्ला झाड़ लिया। अब दो देश जो हैं इसमें सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मैं 3 कह देता हूं, फ्रांस, यूके और जापान। वॉशिंगटन को 10 साइड में करते हुए कि एक नए जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जैसा कुछ मामला दिखाई दे रहा है। अब एक बैठक बुलाई गई जिसमें बहुत सारे देश थे। यूके के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी। इसमें भारत की तरफ से हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसमें हिस्सा लेने के लिए गए इस बैठक में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के में सुरक्षा के जो प्रयास होने वाले हैं उसको लेकर चर्चा हुई। 60 से ज्यादा देश इसमें थे, और जहां इस महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग से आवाजाही बनी रहे, स्वतंत्रता बहाल हो जाए, इसके लिए सैन्य उपायों की बजाय डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल उपायों पर बात की गई है। इस बैठक में विक्रम मिस्री ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से निर्बाध आवागमन और आवागमन की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया। भारत की तरफ से कहा गया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट के प्रभाव, और इस तथ्य पर भी बात की गई कि इस रूट से जो जहाज आते हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं उनमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मरीनर्स मतलब जो जहाज को ऑपरेट करते हैं, वो खोने वाला एकमात्र देश भारत है। इन टैंकर्स पर हमलों में जो लोग मर रहे हैं उसमें भारत के लोग ही मरे हैं। ये भारत की तरफ से वहां बताया गया। मतलब कि हमारी चिंता ये है।
विदेश सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया है कि एकमात्र रास्ता जो है तनाव कम करने का वो कूटनीति है और बातचीत है। ये तो भारत का रुख इसमें था। अब ये बाकी देश क्या करेंगे? पहले फ्रांस का बयान एक बार ये आया था कि युद्ध थोड़ा ठंडा पड़े तो हम कुछ कर सकते हैं, बाकी युद्ध में हम लोग नहीं कूदेंगे। ये पूरे यूरोप ने बिल्कुल साफ साफ तय कर लिया है। ट्रंप ने क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को, जो इस सारी एक्सरसाइज में काफी आगे चल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उनकी इंसल्ट की। उनके और उनकी पत्नी के रिश्तों को लेकर के कुछ व्यक्तिगत हमले किए, कुछ बातें की। मैक्रो जो है अब उसका जवाब भी दे रहे हैं। मैक्रो ने कहा कि ट्रंप को थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, ट्रंप को सीरियस हो जाना चाहिए, ट्रंप को कम बोलना चाहिए और ट्रंप को मर्यादा में बोलना चाहिए। तो पहले आप ट्रंप की बात सुनिए जो उन्होंने कहा था। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. अब ये अमेरिका का राष्ट्रपति एक देश के राष्ट्रपति के लिए कह रहा है, वो भी फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए। लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने कह दिया कि अब वो वक्त गया कि डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे और हम सुनेंगे। मैक्रों ने साफ कहा कि गंभीर होना सीखें ट्रंप। हर दिन मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं होती, हर दिन बोलने की जरूरत नहीं होती, शांत भी रहना चाहिए कभी, और शांत रहेंगे तो दुनिया में थोड़ा स्थायित्व भी आएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज को युद्ध से नहीं खोला जा सकता। आप कुछ भी करके, वहां जंग करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल सकते। बातचीत होना ही एकमात्र जरिया। अब इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि ये सारे लोग क्या ट्रंप से अलग, और ये चाइना, पाकिस्तान, जो कुछ भी ये लोग जो भी डीलिंग कर रहे थे, इससे अलग ईरान के साथ कोई नेगोशिएशन ओपन करेंगे क्या उसमें भारत भी होगा? एक ब्लॉक बना करके वो देश जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो सीधे ईरान से बात करें, क्या उससे कोई हल निकलेगा? सर, महत्वपूर्ण बैठक है और आपने देखा होगा भी पिछले 2 दिन में 3 दिन में अमेरिका के खिलाफ जैसे मैक्रो खड़े हुए हैं, फ्रांस खड़ा हुआ, जर्मनी खड़ा हुआ, स्पेन का, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली, हाँ, इटली, ब्रिटेन। तो वो सब देश अलग खड़े होकर ये समझ रहे हैं कि इस झगड़े में ट्रंप ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया जंग में बेवजह के लिए, और इसलिए वो पहले स्टेप पर आए कि हम उनके साथ जंग में नहीं कूद रहे। अब ये बात हम लोग लगातार चर्चा करते रहे। यदि आपको याद हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमने कहा था कि उसको कोई युद्ध करके, आर्मी उतार के नहीं खोला जा सकता किसी भी हालत में। तो इसलिए वो डिप्लोमेसी के तौर पर ही उसको काम में लेना चाहिए, और डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज में कितना हो सकता है, और वो अमेरिका अलग रहेगा तभी शायद ईरान के साथ बातचीत होकर कुछ काम किया जा सकता है। क्योंकि अमेरिका जहां शामिल होगा, ईरान उसमें बातचीत पर आएगा कि नहीं आएगा, और सबकी ज़रूरत है, भारत की भी ज़रूरत है। मुझे तो थोड़ा सा हैरानी हो सकता है, सरकार का कोई अपना फैसला होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी मेरे हिसाब से जी, और उसमें हमारी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी का होना, ये फॉरेन सेक्रेटरी का होना, सर आपको क्या लगा? मुझे तो ये लगा कि हम इससे बड़े स्तर पर भेजते हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब तो ये ट्रंप को संदेश गलत जाता है कि हम तुम्हारे अलग ब्लॉक में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तो मैसेज, देखिए विक्रम मिस्री जाए या विदेश मंत्री जाए, मैसेज तो भारत सरकार की तरफ से ना, कोई शक्ल थोड़ी देखी जा रही है। ठीक है, लेकिन जहां मैक्रो बैठे हों, जहां स्टारमा बैठे हैं, जहां जापानीज प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वहां हम गए हैं, और वहां विदेश सचिव के साथ जाना, आपकी बात हो सकता है कि उनको फिर वही बात आ जाएगी। ज्यादा लंबा साइलेंस हो गया सर। यही कि फिर आपने कहा कि ट्रंप के हम मैसेज नहीं देना चाहते, तो क्या हम ट्रंप से डर रहे हैं? हमें तय करना है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किन देशों के साथ खड़ा होना या नहीं खड़ा होना। तो फिर तो वो पॉलिटिकल बहस तो राहुल गांधी यही कर रहे हैं ना। ठीक है, इस बैठक में कौन कौन नहीं था ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पाकिस्तान भी नहीं था, इसमें तुर्की भी नहीं था, इसमें सऊदी अरब भी नहीं था। ये सारे देश जो अभी जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, इनमें से किसी देश को इन्वाइट नहीं किया गया। यूएई इसके अंदर था और इंडिया था। इस बैठक में जो हुआ है इसको समझना है, और चूंकि ये ठीक बात है क्यों विक्रम मिस्री रहे, क्योंकि ये इनिशिएट किया है ब्रिटेन ने, और ये अभी बातचीत के तौर पर एक कोशिश हो रही कि क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है। भारत की तरफ से विक्रम मिस्री गए, उसकी 2 चीजें हैं। एक तो ये कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, जब इसके आगे की बात होगी तो हो सकता है कि विदेश मंत्री हमारे उसमें शामिल रहें या जो तरीका वो निकालें। दूसरा, भारत की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, उसमें ये कहा गया कि देखिए सबसे ज्यादा तो हम ही उसके लिहाज से एक तरह से उसका जो नुकसान झेलने वाले हैं वो सबसे ज्यादा हम हैं, और कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि युद्ध की तरफ जाए।
ट्रंप क्या कह रहे थे कि लोग जाएं और थोड़ा डिलेड करेज दिखा के और वो जाके हमला करके लेकर आए। ये सारे देश अगर इतना बड़ा ब्लॉक मिलते हैं तो मैं जो ब्रेक के पहले बात कर रहा था, क्या ऐसे 60 देशों के समूह को पूरी तरह से खारिज करके और ट्रंप के गुस्से में ईरान अपना टोल टैक्स शुरू करेगा? मुझे नहीं लगता ये करेगा। और जब वो कह रहे हैं कि भाई डिप्लोमेटिक होगा, तो डिप्लोमेटिक ही चाहते हैं। भारत तो पहले से ही डिप्लोमेटिक बात कर रहा है, भारत के जहाज तो आई है, तो मुझे लगता है ये उसकी कोशिश है। नेक्स्ट लेवल अब इसका आना बाकी। हाँ, आगे क्या होता है वो देखेंगे। इस बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये खतरनाक भी हो सकती है। ईरान ने शिराज इलाके में एक ड्रोन मार गिराया। ठीक, तो ईरान के एयर स्पेस में ड्रोन आ रहा था तो उसने मारा और उसके मलबे की तस्वीरें भी आ गई। अब जानते हैं सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है? ये चीनी ड्रोन था, चाइनीज ड्रोन। क्या यूंग लॉन्ग सीरीज होती है उनकी कोई, जो पाकिस्तान भी चलाता है। ये ड्रोन ईरान के अलावा सऊदी अरब और यूएई के पास है। अब बात ये हो रही है, अभी तक इन देशों ने, गल्फ कंट्रीज ने सीधा हमला ईरान पे नहीं किया था। ईरान के ऊपर अगर चीनी ड्रोन चला, मतलब यूएई और सऊदी अरब से आया, तो क्या उन्होंने पहली बार फॉर्मली अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर? अगर ईरान ने यह मान लिया कि अब तुम जंग में बराबर के हिस्सेदार हो गए हो, तो फिर सोचिए वो क्या हाल। अभी तक तो वो फिर भी बच के कर रहा था, फिर वो आगे क्या करेगा राजकुमार जी? देखिए, मेरा ख्याल है कतर ने पहले अटैक किया है एक बार। कतर से इस तरह की खबर आई थी, लेकिन अगर ये मामला तूल पकड़ता है और ये साबित हो जाता है कि उनकी तरफ से हुआ है, तो खाड़ी देशों से जो बचने की कोशिश कर रहा था ईरान सामने के टकराव से, या खाड़ी देश भी अवॉइड करना चाह रहे थे, वो स्थिति बदलेगी और शायद अमेरिका उससे खुश होगा कि खाड़ी देश चाहे अनचाहे उसके साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे थे, मीटिंग की बात कर रहे थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जंग के चलते बंद हुआ है, पहले बंद नहीं था। तो जंग से तो ये नहीं खुलेगा, खुलेगा कूटनीति से, जैसा इंडिया शुरू से कहता रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अमेरिका को दरकिनार करके, इजराइल को दरकिनार करके, या जो इनके साथी देश हैं, चाहे पाकिस्तान है, तुर्की है, उनको दरकिनार करके अगर बाकी कम्युनिटी, बाकी देश बात करेंगे, तो शायद कूटनीतिक हल इस मसले का निकल सकता है। अब जहां तक सवाल है अमेरिका के और बाकी दोस्तों का, जैसे नेटो, तो नेटो तो अभी तो ट्रंप कह चुके हैं कि मैं तो बाहर निकलना चाहता हूं इससे। और नेटो के देश जो बयान दे रहे हैं, अभी बहुत सारे देशों का नाम विजय जी ले रहे थे, इसमें से एक व्यक्ति का नाम मैं आपको बताता हूं। ये पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनका एक बयान आया है, वो आप देखिए। डोनाल्ड टस्क इनका नाम है, डोनाल्ड ट्रंप वो हैं और ये डोनाल्ड टस्क हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ इस युद्ध में हो रहा है, ये तो पुतिन का ड्रीम प्लान है। नेटो अलग हो जाए जो है, और सैंक्शंस जो है रूस के ऊपर से वो कम होने लगे, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो जाए, और यूक्रेन की लड़ाई से पीछे अमेरिका अपने आप को खींच ले। जो काम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये पुतिन का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। सिंपल, इससे ज्यादा साफ साफ कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अब आप सोचिए, क्या नेटो भी बस अब बिखरने की कगार पर जो है वो पहुंच गया फॉर्मली? कितनी कठिन, कॉम्प्लिकेटेड। वही कह रहा हूं कि इतने विरोधाभासों से भरी हुई है। हम अभी सोच रहे थे ईरान क्या कर देगा, और पुतिन सोचिए कितनी प्रसन्न मुद्रा में होंगे। बिल्कुल ठीक। तो कई चीजें इसमें जो नेटो तो मतलब थोड़ा सा हो ही गया ना। और एक इस बीच एक खबर और है, इसमें दुनिया को इससे भी बड़ा चिंतित होना चाहिए। बगदाद में, इराक में, अमेरिका की एक फ्रीलांस पत्रकार शेरी किटलसन, इनका अपहरण कर लिया गया है। अब इनका अपहरण करने के बाद जिस संगठन ने अब नेगोशिएट करने की पेशकश की है, वो ईरान अफिलिएटेड है। हिजबुल्लाह जैसा कुछ नाम है उसका, वो ईरान अफिलिएटेड है। मतलब ईरान समर्थक एक संगठन ने उसको आतंकवादी संगठन की कही है। उसने इराक में अमेरिका के एक पत्रकार को अगवा कर लिया। मुझे आप जी की बात याद आ गई कि अभी ये सिलसिले बहुत लंबे चलेंगे। अभी ये फिर आत्मघाती हमलों तक भी जाएंगे। मतलब जो कई देश जो हैं वो उन्होंने ये माना ना, जैसे हमास कहता है कि हमारे लिए दुनिया में कहीं भी कोई इजरायली हो या यहूदी हो, वो हमारा टारगेट है। अगर ऐसा वो अमेरिकी नागरिकों के लिए हो जाए दुनिया में, कम से कम इस हिस्से में, तो कितनी मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि अब तो मतलब कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है इन लोगों के बीच में कि भाई यहाँ जाना और यहाँ तक नहीं जाना है। सारी मर्यादाएं, सारे लिमिट खत्म हो गए। जिसको जहां लगेगा उस तरीके से हमला करेगा। और ईरान जिस तरीके से बर्बाद हो गया इस समय और बौखला हुआ ईरान, तो ईरान तो इस तरीके से हरकत मतलब शुरू करेगा ही, क्योंकि उसको पूरा लगभग खत्म कर दिया है।
अब नाटो ने जरूर जिस तरीके से बयान दिया है अमेरिका के खिलाफ, उस बयान को माना जा रहा है। ठीक है, नाटो खत्म हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन खत्म हो चुका है एक प्रकार से, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नाटो का भी अब लगभग बाहर हो जाएगा, तो रूस के हाथ तो ये मजबूत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रूस इस युद्ध से अपने आप को कह रहा होगा कि भाई ट्रम्प ने उन्हें संजीवनी दे दी, जिंदा रहने का एक मौका उपलब्ध करा दिया, पैसा बनाने का मौका उपलब्ध करा दिया रूस को लेके। लेकिन जिस तरीके से अभी 60 देश के लोग मिले हैं ईरान के खिलाफ, मुझे लगता है वो ईरान से बातचीत करेंगे, कोई कूटनीतिक रास्ता निकालेंगे और ईरान से कहेंगे आप टोल टैक्स की बात मत करो, हम आपको एक मुश्त पैसा दे देते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए कि आप इतना बर्बाद हो गए हो, हम आपको मानवीय आधार पर इतना पैसा दे देते हैं, आप टैक्स मत लगाइए। कोई रास्ता निकाला जाएगा। ईरान बिना पैसों के मानेगा नहीं, क्योंकि ईरान की जो स्थिति हो गई है उसे अब आर्थिक मदद चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो कैश में आता है या काइंड में आता है, क्या उसे दूसरी फैसिलिटी दी जाती है जिससे वो पैरों पे खड़ा हो जाए, या वो एक मुश्त कोई पैसा उसको वहां पर लोगों की मदद के लिए सरकारें दे दे, वहां पर एक और जाने की परमिशन दे दे। कोई रास्ता निकाला जाएगा। युद्ध में कोई देश नहीं पड़ना चाहेगा। जब अमेरिका और इजराइल मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छुड़वा पाए, तो ब्रिटेन ने तो पहले ही कह दिया हम इसमें पढ़ेंगे नहीं। सर एक और अजीब चीज हो रही है, और अब वो लग रहा है कि वो डेलिब्रेट हो रही है। इससे पहले जब अली लारीजानी जो इनके सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे और माना जा रहा था कि वो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और इनसे ही शायद अमेरिका किसी जरिए से बात कर रहा है, उनकी हत्या कर दी इजराइल ने। तब लोगों ने कहा कि भाई जिससे बात हो रही थी उसी को मार दिया। अब एक और व्यक्ति का नाम है, इनका नाम कमाल खरीजी है। ये ईरान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनके घर पे हमला किया इजराइल ने, जिसमें इनकी बीवी मारी गई। ये व्यक्ति बच गए हैं। इनके बारे में भी यही दावा हो रहा है कि इनसे डायलॉग हो रहा था। क्या इजराइल वाकई चुन चुन के उन लोगों पर हमला कर रहा है जो नेगोशिएट करा सकते हैं? नहीं, इस पर हम लोग बार बार चर्चा करते रहे कि क्या जो गोल पोस्ट हैं अमेरिका की और इजराइल की अलग अलग हैं इस जंग में, और जो अब खास तौर से हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका तो जिस तरह से एग्जिट पर भी आ गया है और वो सारी बातों को निकल कर आ गया, इजराइल वहां नहीं जाना चाहता ना। इजराइल की तो लड़ाई सीधी सीधी सी है कि वो उसको पूरी तरह से खत्म करके रखे, और वो हो सकता है कि जो भी लोग बातचीत का रास्ता निकाले वो बातचीत चाहते ही नहीं ना। बार बार हम लोग ये कह रहे हैं भाई इजराइल का टारगेट है कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो वो उस पर आप मान रहे हैं कि मतलब इजराइल सैबोटाज कर रहा है नेगोशिएशंस को? उसे पसंद नहीं है। सैबोटाज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सैबोटाज ही हुआ जब बार बार उन लोगों को लारीजानी की मौत जिस तरह से हुई है और इन पर जो हमला हुआ उससे होता है। लेकिन इतना तो तय है कि उन्हें ये पसंद नहीं है कि जो काम चल रहा है कि बातचीत करके इसको पहले ही कहीं खत्म कर लिया जाए। अब पाकिस्तान की एक खबर आपको मैं दे देता हूं। पाकिस्तान के बारे में अभी एक पाकिस्तानी अमेरिकी दावा कर रहे थे कि इन्होंने ये ऑफर भी दिया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम ऑपरेट कर लेते हैं। मतलब पाकिस्तान अपने आप को इस युद्ध में इतना बड़ा प्लेयर मानता है। असलियत क्या है? अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से पाकिस्तान बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। अब उसकी सक्रियता, उसके बदले उसे क्या मिला ये देखिए। पहले तो वो ईरान और अमेरिका के बीच कोई नेगोशिएशन करा नहीं पाया। सऊदी अरब उससे कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो युद्ध में, मेरा तुमसे समझौता है। उसके हालात उसके साथ खराब होते जा रहे हैं और अब उसके कामों की सजा कतर भी उसको दे रहा है। कतर ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल, यानी पहुंचते ही वीजा, उसके लिए पहले प्रायर वीजा लेने की जरूरत नहीं। आप एयरपोर्ट पे जाइए, अपना पासपोर्ट दिखाइए, वहीं वीजा मिल जाएगा। वो वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी है। कतर में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान स्थिति में वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध नहीं है। कतर जाने वाले सारे पाकिस्तानी यात्रियों को पहले ही उचित वीजा जो है वो लेना पड़ेगा। कतर से पहले यूएई ने भी पाकिस्तान पर के वीजा पर बैन लगा दिया था। यूएई ने 31 मार्च के बाद, ये जो बीती 31 मार्च, इसके बाद हर पाकिस्तानी के लिए हर प्रकार के वीजा पर, चाहे वो विजिट वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, वर्क वीजा हो, सबको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब यूएई पाकिस्तानियों को वीजा दे ही नहीं रहा है। तो अब ये कतर और यूएई की कोई खास नाराजगी क्या पाकिस्तान से हो सकती है त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो पहले ये कि जो हम लोग सारी खबरें कैसे जोड़ रही हैं जरा इसको देखिए। इसी में एक खबर और शामिल है कि सऊदी चुन चुन के ईरानियन लोगों को बाहर निकाल रहा है। अच्छा, उनके वीजा कैंसिल कर रहा है, उनको बाहर कर रहा है। यूएई भी उसी प्लान पर जा रहा है। यानी एक तरह से देखें तो जैसे पाकिस्तान की तो छवि क्या है कि वो भिखमंगा मुल्क है, कहीं भी जाएगा तो चोरी करेगा, जाने क्या क्या करेगा, उसकी वजह से ये सब होता है, वहां के लोग बताते भी हैं। लेकिन क्या दुनिया के सारे देश पाकिस्तान से लेकर ईरान तक इनसे सतर्क हो रहे हैं, इनको बाहर निकाल रहे हैं? और पाकिस्तान की जो स्थिति है, शायद इस वॉर में उसने जिस तरह की कोशिशें करने का एक मतलब दिखावा किया या कुछ हद तक कर ले गया, अब वो सचमुच उसके लिए भारी पड़ रहा है।
क्योंकि उन देशों को लगता है कि जो हमसे आकर कभी इतनी ग्रांट दे दो, इतने पैसे दे दो, वो करता रहता है, आज हमको आके बता रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, हम तुमको जरा मध्यस्थता करा देंगे। तो मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, और ये दुनिया का जब डायनेमिक्स बदलेगा तो उसमें ऐसे देशों के जो नागरिक हैं उनके लिए स्थिति बहुत खराब होगी। जैसे अभी हम कह रहे थे ना कि जैसे उनके लिए, ईरान के लिए, कि हमास के लिए, कि कोई भी इजरायली दुनिया किसी हिस्से में, वैसे ही पाकिस्तान और ईरान के नागरिक दुनिया में देखे जाएंगे अगर ये स्थितियां यही बरकरार रही। तो उसमें मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता हूं, अगर वो टोल टैक्स की तरफ गया तो उनके नागरिकों को भी उसी तरह से देखा जाएगा। तो ये भी एक खतरनाक स्थिति और हालात पाकिस्तान के अंदर क्या है, वो पाकिस्तान के पत्रकार आप बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, मतलब ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इतना बड़ा प्लेयर इसमें मान रहा था। अगर ये तेल नहीं खुलता है पाकिस्तान और ये जंग लंबी चल जाती है, पाकिस्तान के इंटरनल हालात क्या हो जाएंगे, ये सुनिए आप। 81 रुपया। अब कह रहे हैं हमारे हाल तो खराब हो जाएंगे, लेकिन दबाव अमेरिका पे डालो कि भाई तुम जो है ईरान सैंक्शन खत्म कर दो। तो अंदर फटे हाल हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप पे दबाव डालो। तो खुदा खैर करे। हाँ, मैं आपको इस भी नहीं लड़खड़ा नहीं, लेकिन इन्होंने ये बात क्यों की कि ईरान की पाइपलाइन जो है वो डी सैंक्शन की जाए। आप उसको समझिए। कल मैंने एक और खबर देखी, खबर पाकिस्तान का एक यूट्यूबर बता रहा था, सर राजकुमार जी, वो कह रहा था कि पाकिस्तानी रुपया और ईरान का रियाल, इनका जो वो था इक्वेशन है, मतलब वो दुगना मजबूत हो गया है रियाल पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले। क्यों? पाकिस्तान में ईरानी करेंसी की डिमांड अचानक बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि ये जितना तेल ब्लैक मार्केटिंग से और नीचे से जो बॉर्डर से आ रहा है और ये जो सामान वहां भेजते हैं, वो सारा ट्रेड अचानक बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ईरान के बाकी एक्सपोर्ट बंद हो गए, तो सब कुछ पाकिस्तान के जरिए कर रहा है ईरान। देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी विचित्र हो गई, जटिल हो गई इस मामले में। आप दोनों तरफ से खेलने की कोशिश की। आपने ईरान से भी कहा कि हम मध्यस्थता करेंगे, आपने अमेरिका से भी कहा। क्रेडिबिलिटी आपकी इतनी लो है कि कोई आप पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। आपकी मीटिंग भी हो गई मुस्लिम कंट्रीज की, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। और सबसे वर्स्ट जो असर है अगर एशिया में देखें तो इकोनॉमी पर पाकिस्तान की पड़ा है इस जंग का। डीजल पेट्रोल के दाम तो छोड़िए, वो उपलब्धता नहीं है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान इस आपदा से निकलने का कोई न कोई रास्ता देख रहा है। उसकी दिक्कत क्या है, एक बड़ी पुरानी कहावत है अपने यहाँ, और उसके शब्दों पे न जाए, भावनाओं को अगर समझें, कि बैलगाड़ी के नीचे अगर कोई कुत्ता चल रहा होता है तो उसको लगता है कि मेरे बल पर चल रही है। तो पाकिस्तान को कुल मिला के इस आपदा में ये लगा कि वो शायद सबसे सशक्त भूमिका निभा सकता है, और जब वो नौबत आई तो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। वैसे आपने भी सर शैतानी कर दी। आप वही कहावत भी कह सकते थे कि चिड़िया पैरों पर करती तो उसको लगता है कि आसमान मैंने उठा रखा है। आपने कुत्ते वाली जो मुहावरा क्यों चुना आपने पाकिस्तान की बात? यदि आप, जब आपने ये बोला था कि पाकिस्तान मीडिएट करेगा उस समय, और उस समय केवल कैमरा हर्ष जी की हंसी पर होता, तो ये सारी बहस की जरूरत नहीं थी, बात खत्म हो जाती। इतनी बात है। चलें सर, अभी आज समय इतना ही था, काफी खबरों पर बात हुई। बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे आपसे 1 बजे।